हाय केपी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर आप कैसे हो? बॉस बॉस फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। ओके तो सबको बताना चाहूँ कि सुलक्षण सर 5 स्टेट के लिए रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं। मुझे पता नहीं और कितने लोग ऐसे खेले हुए। सर मुंबई मुंबई विदर्भ आसाम मध्य प्रदेश और रेलवेज के लिए खेल चुके हैं रणजी ट्रॉफी। और इतने और वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर्स वो टाइम के कि मुंबई में इतना कंपटीशन था, उसमें खेलना एक बहुत बड़ी चीज थी। उसमें से जो भी कीपर थे सब इंडिया खेले थे। तो उसमें भी सर ने इतने साल रणजी ट्रॉफी खेले और ऊपर से क्रिकेट के बाद इंडिया अपना कोचिंग जब स्टार्ट की थी तभी मुंबई अंडर 19 कुछ बिहार ट्रॉफी जीती थी। उसमें से 2 इंटरनेशनल प्लेयर्स निकले, अजिंक्य रहाणे और धवल कुलकर्णी। तो वहां से सर का क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुआ रहेगा, मतलब एक स्टेट के लिए। और वहां से सर ने विदर्भ क्रिकेट का एक पूरा चेंज किया। विदर्भ क्रिकेट जो आप सब बोलते हो कि विदर्भ क्रिकेट लास्ट 2 साल 2-3 साल से अच्छी कर रही है, तो सबको बताना चाहूँ कि जो ग्रास रूट लेवल से सर ने जो विदर्भ के प्लेयर ढूंढ के निकाले थे वो टाइम में, तो सबसे बड़ा इनका हाथ था। क्योंकि वहां से प्लेयर स्टार्ट हो गए परफॉर्मेंस करने, मतलब पहले भी करते थे पर जो एज अ टीम यूनिटी जो जो आई वो वन ऑफ द रीजन सुलक्षण कुलकर्णी सर का है। और मुंबई के लिए भी रणजी ट्रॉफी चैंपियंस हो चुके थे, तभी सर कोच थे। मैं भी था वो साल। और बाद में सर दुलीप ट्रॉफी को भी कोच थे और अभी लास्ट ईयर इंडिया की टीम तो फिजिकल डिसेबिलिटी वर्ल्ड सीरीज थी, उसमें भी सर कोच थे। तो वेलकम सर, थैंक्स फॉर थैंक यू। कमिंग। एंड तो मुझे बताओ आप लॉकडाउन में क्या करते हो अभी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कौस्तुभ फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। एंड इट्स माय प्लेजर कि क्रिकेट के लिए और कभी भी। और आप मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। साथ में भी हम लोग एक खेले भी है। और पहले से आप स्टूडेंट रहे हो। जब मुझे मालूम है कि 10-12 साल था तब से आप आते थे मेरे पास। और जब मैं मुंबई खेलता था तब आप एक 10-12 साल के थे तब आते थे प्रैक्टिस को। तब से मैं आपको जानता हूँ एज अ गुड स्टूडेंट ऑफ द गेम। फिर मुंबई रणजी ट्रॉफी जैसा आपने जिक्र किया कि हम लोग साथ में मेरे कोचिंग के अंडर आप डेब्यू किया था आपने 2011-12 में। रणजी ट्रॉफी जीते थे हम बारह लोग। तेरह हाँ, सो 11 12 के अंदर, 12 यस। मुझसे ज्यादा आपको पता है। 12-13, यस 12-13 को हम लोग का 40th रणजी टाइटल जीते थे। तब आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था उस इसमें रणजी ट्रॉफी टाइटल में एज ए ओपनिंग बैट्समैन। और इसके लिए आप अभी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो और आपने मुझे इनवाइट किया कि आप भी आज एक डिफरेंट कुछ करने जा रहे हो, कुछ कंट्रीब्यूट करने जा रहे हो सोसाइटी को एज अ कोच करके। तो हमेशा ये होना चाहिए कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या। और उसी एंगल से मैं ऑलवेज रहता हूँ कि क्रिकेट के लिए एंड फॉर गुड कॉज फॉर क्रिकेट। सो थैंक यू वंस अगेन, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। थैंक यू। ओके सर, सर के पास मैं पहली बार शायद 10 साल का था। तभी मेरे पापा ऐसे थाने में लेके गए थे सेंट्रल मैदान में। तभी सुलक्षण सर का एक एकेडमी चला, वो टाइम में इंडोर्स नहीं थे। तो सर तभी रबर बॉल से प्रैक्टिस लेते थे बारिश के टाइम। और तभी सबको पता रहेगा आविष्कार सर जो इंडिया खेले थे वो सर के अंडर से ही गए थे ऊपर। और तो वो बैच में सब मुंबई के लिए कुछ ना कुछ खेले थे, कोई प्रोबेबल्स में था, कोई मुंबई के लिए ग्रुप में खेल रहे थे। और ओमकार साल्वी आविष्कार साल्वी जो ओमकार साल्वी अभी बहुत बड़े कोच बने हुए, केकेआर के भी असिस्टेंट कोच में आते, बॉलिंग कोच में आते। और वो आविष्कार साल्वी डेफिनेटली इंडिया प्लेयर। तो वो टाइम में सर मुझे एक क्वेश्चन था, मैं कभी आपको कभी पूछा नहीं था। मतलब नॉर्मली वो सब बड़े लड़के थे और मैं 10 साल का लड़का आया था, मेरे पापा लेके आए थे। तो आपने तभी बोला था कि अगर ये अच्छा रहेगा तो मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो तभी आपने मुझ में क्या देखा था ऐसा? क्योंकि मैं आपको कभी नहीं पूछा था ये, और तभी मैं छोटा था तो कुछ आइडिया भी नहीं था। सिर्फ मैं एंजॉय कर रहा था वो टाइम नहीं, क्रिकेट। बेसिकली तब मैं भी मुंबई को खेलता था, रणजी ट्रॉफी खेलता था। और उस टाइम जो हम लोग का एक जो ग्रुप था, जो आपने अभी नाम बोला, आविष्कार, ओमकार और बाकी के भी सारे प्लेयर्स, यंगस्टर्स, ये सारे प्लेयर एक ग्रुप करके हम लोग प्रैक्टिस करते थे। तब आप जब आए थे तो मैं बेसिकली एक 2 या 3 बॉल देखता हूँ कि उसमें क्या है। बेसिकली अगर आप बैट्समैन है तो बैट्समैन आप क्या खेलते हो, आपकी हम्म। खेलने का तरीका कैसा है, आपके खेलने के तरीके से पता चलता है। या कभी कभी आपके वॉक से, आपके स्टाइल से पता चलता है कि आप क्या हो।
और जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप उतरे वहां पे और वो कॉन्फिडेंस दिखाया, जबकि वो जो 12-13 प्लेयर थे उसमें 7-8 प्लेयर तो स्टेट प्लेयर ही थे। तो वो स्टेट प्लेयर के सामने एक छोटा लड़का खड़ा रहना, यही मेरे लिए एक एग्जाम है। एग्जाम में आप पास हो गए और वो 2-3 बॉल खेलने के बाद जिस कॉन्फिडेंस से आप वो 4-5 बॉल जो भी खेले आप, तो दैट वाज मोर देन इनफ कि एक प्लेयर के पास क्या है, क्या क्वालिटी है। और जब वो आपने 10-12 बॉल खेले और 10-12 साल के एज में 10-12 बॉल खेलना, ये आविष्कार ओमकार साल्वी जो अभी आगे जाके इंटरनेशनल भी खेले, और वो रबर बॉल से बारिश में, तो उसके मेरे लिए काफी हो गया कि ये लड़का इस स्टेज पे अगर खेल सकता है तो ये इसको अगर इसको अगर अपॉर्चुनिटी मिला, प्लेटफॉर्म मिला, इंटर स्कूल क्रिकेट मिला, तो ये लड़का आगे जाके डेफिनेटली बहुत अच्छा खेल सकता है। लेकिन उसके लिए सही एक्सपोजर मिलना बहुत जरूरी है, जो थाना के स्कूल में नहीं था। मैं आज तब भी बोलता हूं, आज भी बोलता हूं, 40 साल हुए आज। 1980 में मैं खुद थाना से शारदाश्रम स्कूल गया था, वहां से करियर स्टार्ट हुआ। आज 40 साल के बाद भी मैं वही बोल रहा हूं कि थाना में क्रिकेट स्कूल के लिए क्रिकेट नहीं है। थाना से प्लेयर खेलेंगे, यस, थाना से इंडिया भी खेलेंगे प्लेयर, थाना एंड आसपास के प्लेयर, लेकिन इंटर स्कूल का जो एक गाइलशील्ड हैरिसशील्ड का एक एक्सपोजर होता है, वो एक्सपोजर आपको रणजी ट्रॉफी जैसे एक्सपोजर मिलता है, या हाइप मिलता है, या मीडिया का अटेंशन रहता है। और मीडिया अटेंशन रहता है, इसके लिए सिलेक्टर भी देखते हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले बहुत सालों में गावस्कर से लेके, तेंदुलकर से लेके पृथ्वी शॉ तक, ये सब लोग इंटर स्कूल में ग्रेट परफॉर्मेंस करके मुंबई टीम आगे जाके इंडियन टीम आए। तो इसके लिए मैंने आपके पिताजी को तब बोला था कि इस बच्चे को मुंबई में किसी स्कूल में डालो, ये अच्छा खेलेगा और आगे जाके इसकी करियर होगी। तो आपने सही डिसीजन लिया। तो वो टाइम में सर ने बोला था कि बैंड्रा में MIG में सिलेक्शन है, मतलब हम लोग ने सिर्फ 1 ही महीना कैंप किया था रबर बॉल का, और सीधा सितंबर में कैंप था। वो वहां पे जाके मतलब मुझे अच्छे कोचेस मिले MIG क्रिकेट क्लब में, और वहां से मेरा क्रिकेट चेंज हो गया, क्योंकि मैं मुंबई क्रिकेट खेला, ऑलरेडी टैलेंटेड था, पर जो आपको जो कोचिंग आगे के लिए जो चाहिए रहती, सिर्फ क्रिकेट टैलेंट से नहीं होता है, क्योंकि कोचेस अगर अच्छे रहते आपको एक रोड देते हो, और रोड पे कैसा है वो आपका काम है, पर आपको सही रोड भी मिलना जरूरी है। तो वो वहां से मैं क्लब मैचेस खेलने लगा, परफॉर्मेंस करने। तो उसके लिए मेरा जो भी मोस्टली देखा जाओगे, मैंने जितना भी खेला हो, वन ऑफ द रीजन सुलक्षण सर भी है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस दिया वो टाइम में। राइट टाइम में गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। थैंक यू सर फॉर दैट। या और वही ठाणे क्रिकेट के बारे में पूछना था। जैसे आपने बोला कि स्कूल क्रिकेट में इतना कुछ नहीं है, और क्योंकि वहां से हाइप नहीं मिलता है किसी को, कोई परफॉर्मेंस करता है तो वो काउंट नहीं होता है, क्योंकि ठाणा क्रिकेट टोटली डिफरेंट है। तो आपका क्या कहना है कि ठाणे क्रिकेटर्स जो भी बच्चे आते हैं, पेरेंट्स क्या करना चाहिए उसके लिए? नहीं, आपने अभी क्या हो गया, मुंबई क्रिकेट का अभी एक देखने का अंदाज भी बदल गया। अभी आपका जो पाथवे है, मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलता हूं कि आपको पाथवे मालूम होना चाहिए। व्हाट इज द पाथवे, जो आपको मैंने तब सजेस्ट किया था कि आप यंग हो, 10-12 साल के हो, आप मुंबई क्रिकेट जाओ, आप 6 या 7 स्टैंडर्ड में आपने एडमिशन लिया, तो आपके पास 3-4 साल मिलते हैं इंटर स्कूल खेलने के, गाइलशील्ड एंड हैरिसशील्ड। और आपको उसके साथ साथ आपके बाकी के जो अंडर 14, 16 जो टूर्नामेंट है वो भी खेलने को मिलते हैं। तो आपको एडिशनल बेनिफिट है उसके साथ। अब इनको ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है थाना के बच्चों को, कि थाना के बच्चों अभी सिर्फ सेंटर पे डिपेंड करते हैं। हाँ। अभी क्या हो गया है कि पिछले कुछ सालों में अभी सेंटर से क्रिकेट चालू हो गया। अंडर 14 एंड अंडर 16 के बच्चों के लिए सिर्फ सेंटर है। 19 के बाद थोड़ा क्लब क्रिकेट चालू होता है। देन आपको 2 चॉइस है कि क्लब क्रिकेट एंड सेंटर। लेकिन अगर आप स्कूल क्रिकेट खेलते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन है, सेंटर, इंटर स्कूल एंड क्लब। लेकिन एक आपका एक अपॉर्चुनिटी आपका मिस हो रहा है। तो वो अपॉर्चुनिटी यहाँ के थाना क्रिकेट के लिए बहुत ये होता है, इंटर स्कूल क्रिकेट के लिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आप ज्यादा एक्सपोजर वाले मैचेस खेलने चाहिए। आपका क्यों क्रिकेट इंप्रूव हुआ, क्योंकि आपके पास टैलेंट था, लेकिन आप अच्छे क्रिकेटर के साथ कंटिन्यूअस मैच खेलते गए। तो आपका भी आपका जो टैलेंट था वो टेस्ट हुआ कि मैं कितने कहाँ पे हूं, और इसके लिए आपका सेल्फ बिलीफ आपका इंप्रूव हो गया कि यस, मैं इसमें कॉम्पीट कर सकता हूं, इनके ऊपर मैं परफॉर्मेंस कर सकता हूं। वैसे ही जो बच्चे अभी मैं रिसेंटली वो IAS मुलुंड का जो स्कूल है, IAS मुलुंड स्कूल का कोचिंग लेने का एक रीजन वो था कि मुलुंड में आता है वो स्कूल, वो मुलुंड में स्कूल आता है, वो गाइलशील्ड हैरिसशील्ड खेलती है। अभी हम लोग इस साल 4 टूर्नामेंट खेले स्कूल क्रिकेट मुंबई के। तो बच्चों को ज्यादा टूर्नामेंट खेलने को मिलता है,
कुछ क्वार्टर फाइनल में 4-5 राउंड जीते तो पेपर में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, उसका इफेक्ट डेफिनेटली सिलेक्टर के ऊपर होता है। ये एडवांटेज है सर एक एग्जांपल मुंबई के। मेरा स्टोरी बताता हूँ मैं, कि मतलब यही जो मुंबई क्रिकेट आप बोल रहे हैं कि एक बार क्या हुआ था, मैं अंडर एज था, जो एलिफ का तो सिलेक्शन होता था अंडर 15 के टाइम, 2 साल जो लास्ट 2 साल जिसका भी बाकी था उनको सिलेक्शन मैचेस में लेते थे। और नॉर्मली मैं अच्छा खेल रहा था, पर जो थाने सेंटर से उनने मुझे भेजा नहीं था कि ये बोल रहे कि अंडर एज है तेरे को, और मतलब 3 साल है अभी, तो नेक्स्ट 2 साल के लिए जा सकता है। तो क्या हुआ था, मैं तभी गया था सिलेक्शन के लिए, और प्रवीण अमरे सर सिलेक्टर थे, और उसके एक दिन पहले ही मैंने, मतलब मैं 12 साल का था और अंडर 15 टीम के सामने 100 मारा था एसपीजी के अगेंस्ट, और प्रवीण अमरे सर तभी मैच देख रहे थे। तो मैं सबसे पहला नाम उन्होंने मेरा ही लिया था, बोला अंडर एज है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर आप परफॉर्मेंस कर सकते हो तो आपको लेना जरूरी है। तो एक मेरा एक एग्जाम्पल, बिल्कुल क्योंकि वो क्रिकेट मुझे बिल्कुल फायदा हो गया खेलने के लिए, ऊपर जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ क्रिकेट का? क्या आपका कोई बैकग्राउंड में था कोई क्रिकेट में? नहीं, बैकग्राउंड थोड़ा बहुत था। मेरे मेरे बड़े भाई जो सतीश सर है, वो मेरे हाँ। मेन गुरु है, मेन गुरु रह चुके थ्रू आउट मेरे लाइफ में। मेरे वैसे आपको भी पता है कि आपके लाइफ में भी इस जर्नी तक काफी गुरु हो गए होंगे। जैसे जैसे आप पाथवे आगे लेके जाते हो, आप स्टेट खेलते हो, 19 रणजी ट्रॉफी, इंडिया खेलते हो, तो आपके गुरु काफी होते हैं, आपके कोचेस होते हो, टाइम टू टाइम होते हैं। लेकिन मेरा एक कॉमन गुरु था जो मेरे बड़े भाई थे, सतीश सर, जिनको मैं बहुत मानता हूँ। वैसे मेरे गुरु टाइम टू टाइम काफी थे। स्कूल में आचरेकर सर थे, विकेट कीपिंग के मेरे ऑल टाइम गुरु थे नरेंद्र तामाने सर, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, ऑल टाइम ग्रेट विकेट कीपर ऑफ इंडिया। लेकिन मेरा ये गुरु मेरे थे, और मैं ऑब्जर्व करता था, यानी मैं हमेशा गेम को बारीक नजर से देखता था कि कैसे खेलते हैं, क्या मैच खेलते हो, टैक्टिस कैसे करते हो। मैंने बचपन से मैं देखते आता था, और वो उसका मुझे काफी फायदा हुआ। लेकिन मेरा सबसे बड़ा गुरु है लाइफ में मेरी मम्मी। वो आपको शायद सरप्राइज होगा ये सुन के कि मेरी मम्मी मेरी गुरु कैसे हो सकती है। तो आज जो भी है, एज अ क्रिकेटर, जब क्रिकेट खेलता था तब, तो मेरी मम्मी मेरी गुरु होती। तो गुरु मैं क्या बोलता हूं, उसको बोलते हैं मेरी इंस्पिरेशनल गुरु। जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता था, वहां से मुझे मिलता था। अगर मैं स्कोर करता हूं, मैं विकेट कीपर और बैट्समैन हूं, तो विकेट कीपिंग किया, 10 मिनट के ब्रेक के बाद ओपनिंग बैटिंग गया, और ओपनिंग बैटिंग के बाद 100 के बाद आदमी टायर्ड हो जाता है, क्योंकि 100-150 ओवर का कीपिंग करने के बाद, 100 करने के बाद आदमी टायर्ड हो सकता है, फिजिकली टायर्ड होगा। प्लस मैं कलवा से बीटी चर्चगेट जाके वो ट्रैवलिंग का टाइम, देन इसमें आदमी जब टायर्ड होता है तो 100 करने के बाद बड़ा स्कोर तो करना है, लेकिन फिर अभी अभी जान भी बची नहीं है, तो क्या करे। तो उस टाइम मैं मम्मी को याद करता था, और फिर वो मम्मी का मैं हार्डवर्क देखता था। वो एक लेडी, वो हमारे फैमिली को 5+1 सिस्टर एंड मम्मी डैडी, ऐसे 8 जन की फैमिली को, वो सबको संभालते हुए, सबका खाना बनाओ, ये करो वो करो, और वो हार्डली कुछ होती थी। लेकिन उसके बावजूद उसका फेस इतना स्माइलिंग फेस रहता था कि चेहरे पे कहीं ये नहीं। तो वो हार्डवर्क देख के, उनको चेहरे को सामने लाके, उनको इंस्पायर करते हुए मैं करता था 200। 100 to 200 जो स्कोर करता था, वो मैं मम्मी को डेडिकेट करता था। और ये हमेशा मेरी जो गुरु थी, मैं मम्मी को मानता हूं कि ये मेरे 2 गुरु है, मेन गुरु। बाकी जैसे आपने जो जर्नी स्टार्ट किया 10-12 साल से, मेरी जर्नी भी वैसी हो गई 10-12। मेरे बड़े भाई जो अभी बताया सतीश सर, ये पहले क्रिकेट खेलते थे। मैं कलवा से शारदाश्रम गया खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। थोड़ी स्कूल की जर्नी मेरी थोड़ी उल्टी हो गई। जैसे बच्चे स्कूल पहले खेलते हैं, फिर आगे जाके मुंबई खेलते हैं, फिर इंडिया खेलते हैं। मेरे लाइफ का फर्स्ट सीजन बॉल का मैच, लेदर बॉल का फर्स्ट मैच, मैं टेनिस क्रिकेट खेलता था। और टेनिस के बाद जब फर्स्ट मैच हुआ, वो मुंबई को सिलेक्ट हुआ। मुंबई फर्स्ट मैच, वेस्ट जोन सेकंड मैच, इंडिया कैंप थर्ड, एंड देन इंटर स्कूल फर्स्ट मैच। तो थोड़ा रिवर्स जर्नी शुरू हुआ। और ये 2 साल इंडिया कैंप करने के बाद, फिर मैं नेक्स्ट ईयर, अभी आपको मालूम है कि अभी 15, 17, 19 होता है क्रिकेट पिछले कुछ सालों से, 15, 17 एंड 19। तो इसमें गैप छोटा है, 15 to 17, 17 to 19। मैं जब खेलता था तो 17 नहीं था, 15 के बाद डायरेक्ट 19 होता था। तो वो गैप बहुत बड़ा था, क्योंकि 15 के बाद बहुत सारे बच्चे नहीं खेल पाते थे, क्योंकि वो बॉर्डर लाइन वाले या 18, 19 वाले बच्चे खेलते थे।
I was the rare person of Mumbai at that stage. I was playing Mumbai under 19 at 16. The moment 15 complete हुआ, 19 खेला, 19 मुंबई खेले, वेस्ट जोन खेला, वेस्ट जोन खेलने के बाद 22 खेला, 22 वेस्ट जोन खेला, 22 में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके रणजी ट्रॉफी खेला. ये फेस में सिर्फ एक ही साल हुआ. तो 16 to 17 एंड 17 में ऑलरेडी मैं रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया था. On that time I was the youngest player in India to make my रणजी डेब्यू at 17. So ऐसे जर्नी मेरा बचपन से शुरू हुआ एंड देन मुंबई के लिए आगे 3 साल 4 साल जो पहले खेला मैं, पहले 4 साल में मेरा डेब्यू थाना में ही है मुंबई के लिए एट दादोजी कोंडदेव स्टेडियम, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट ग्राउंड है. और वहां पे फर्स्ट ईयर मैं 4 मैच खेला. अभी आपको थोड़ा सरप्राइज होगा कि 4 मैच में 4 कैप्टन, 4 अलग कैप्टन. फर्स्ट मैच लालचंद राजपूत, सेकंड मैच चंद्रकांत पंडित, थर्ड मैच दिलीप वेंगसरकर और फोर्थ मैच शिशिर रतनगढ़ी. सो ऐसे 4 अलग अलग कैप्टन के साथ खेलने को मौका मिला. और वो एक्सपीरियंस बहुत ग्रेट था, क्योंकि किसी भी प्लेयर को मैं आपके इस माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं या यंगस्टर्स को मैसेज देना चाहता हूं. इंडिया में सिर्फ 2 ही ड्रेसिंग रूम माने जाते हैं, 2 ही ड्रेसिंग रूम, एक इंडिया ड्रेसिंग रूम और दूसरा मुंबई ड्रेसिंग रूम. वो मुंबई ड्रेसिंग रूम में एंटर करने के लिए कितने लोगों ने अपना जिंदगी अपनी कर दी, उतना ही एफर्ट किया. मैं वो सब एफर्ट करने वाले लोगों को सलाम करता हूं, क्योंकि हमने भी एफर्ट किया, उन्होंने भी एफर्ट किया और सब लोगों ने एफर्ट किया. लेकिन किसी को लक नहीं होता है कि वो ड्रेसिंग रूम के अंदर जाने के लिए. हम लोग खुद को लकी मानेंगे कि हम लोग उस ड्रेसिंग रूम में, हम लोग उस पार्ट ऑफ द ड्रेसिंग रूम. एंड मुंबई के ड्रेसिंग रूम में आपको एक मौका मिलना, इतने दिग्गज लोगों के साथ. अगर राइट मेरे टाइम पे कौस्तुभ, राइट में गावस्कर, लेफ्ट में वेंगसरकर, राइट में संदीप पाटिल, यहाँ पे संजय रवि शास्त्री, वहां पे संजय मांजरेकर, यहाँ पे बलविंदर सिंह संधू, ऐसे रति महारथी थे. और फिर नेक्स्ट बैच में आपके टाइम पे सचिन तेंदुलकर, संजय मांजरेकर, विनोद कांबली, देन सलील अंकोला, अजित आगरकर एंड व्हाट नॉट, वसीम जाफर, ग्रेट. तो ये सारे प्लेयर होने के बाद वो जो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल रहता था, वो ड्रेसिंग रूम का माहौल पूरे मुंबई की जनरेशन को बोलना चाहता हूं, हम लोग हारने का तो हमारे दिमाग में जिंदगी में नहीं आने का. हारना ये हमारे इसमें है ही नहीं, बस जीतना है, कैसे भी करो, कुछ भी हो जाए, मैच 1 रन चाहिए, हम जीतेंगे मैच. ये हमारा एटीट्यूड था मुंबई का, और ये हमारा मुंबईकर का एटीट्यूड है, सिर्फ मुंबई टीम का नहीं, मुंबईकर का, क्योंकि मुंबई के मिट्टी में पॉजिटिविटी है. तो ऐसी जर्नी मेरी शुरू हो गई मुंबई के लिए. सर एक वो किस्सा आप बताएंगे सबको कि जो एलबीडब्ल्यू का जो अपील किया था आपने, कुछ तो लास्ट विकेट था और बॉलर शायद नीलेश कुलकर्णी था, शायद याद नहीं आ रहा मुझे, आपने बताया था एक बार जो अपील किया था और अंपायर ने आउट दिया था, मतलब नॉर्मली नॉट आउट था. मेरे को लगता है कौस्तुभ ने मेरे को आज एक्सपोज करने का डिसाइड कर लिया, लगता है गाली खाने का टाइम आएगा. बहुत सारी कुछ सीक्रेट्स है, सीक्रेट्स बताना नहीं चाहिए, लेकिन ये थोड़ा आज मैं बता देता हूँ आपके साथ. ये एलबीडब्ल्यू नहीं था, ये था अलग था. तो क्या हुआ, हम लोग बिहार के अगेंस्ट मैच खेल रहे थे इन बिहार. तो तभी ऐसा था, हम लोग का मुंबई टीम का एक माहौल ऐसा था कि हम लोग अंदर ड्रेसिंग रूम में बोलते थे, यार सबसे तेज आउटलेट कैसे जीतना है. 4 दिन का मैच होता था, तो हमारे अंदर ही कंपटीशन लगती थी, यार 3 दिन बहुत हो गया, ज्यादा हो गया, 2.5 days थोड़ा ठीक ठाक है, 2.25 दिन ठीक ठाक है, 2 दिन ग्रेट. तो 2 दिन में 4 इनिंग करना है ना, इतना इजी नहीं है. तो सबसे फास्टेस्ट कैसे, तो हम कोच को और मैनेजर को बोलते थे, भाई जरा ये टिकट जरा रेडी रखना, इसकी बुकिंग करना, ये नहीं तो शाम को पक्का आप टिकट बुक करना. इतनी हमारी कंपटीशन है ना, इतना कॉन्फिडेंस. तो वो ऐसा सिचुएशन था कि उनके 9 विकेट गए थे. 9 विकेट जाने के बाद नीलेश कुलकर्णी के 4 विकेट हुए थे. संजय मांजरेकर कैप्टन था मैच में. तो सब नजदीकी थे, स्लीप गली, सिली पॉइंट, शॉर्टलेग, अमोल मुजुमदार, सुनील मोरे, जतिन परांजपे एंड संजय. तो नीलेश को मैंने बोला कि 9 विकेट भी गए. बोला नीलेश 4 विकेट हो गए, तेरे को 5 चाहिए ना. तो बोला किसको 5 नहीं चाहिए, 5 आएगा तो कल हेडलाइन भी आएगा. तो चलो तेरे को 5 चाहिए, हमको जल्दी जाना है. तो टिकट जल्दी निकालना है. तो क्या करेगा, तो ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा बॉल डाल. और वो लेफ्टी बैट्समैन था, 11वां नंबर. तो जनरली लेफ्ट हैंड बैट्समैन 11 नंबर पे लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो बीट होते हैं, वो खेलने जाते हैं और बॉल बीट होते हैं. तो तू ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा बॉल डालेगा,
और कुछ नहीं करेगा, अपील ओवर कुछ नहीं करेगा। और ये चारों जो नजदीक थे क्लोजिंग फील्डर, इनको बोला कोई अंपायर की तरफ नहीं देखेगा, मैं बॉल पकड़ूंगा और सीधे हम लोग पैविलियन की तरफ जाएंगे। तो उसने बॉल डाला ऑफ स्टंप के बाहर, वो बीट हो गया और मैंने बॉल पकड़ के, हमारा उल्टा साइड पे ड्रेसिंग रूम था, उल्टे साइड पे उस तरफ बॉल पकड़ा और सीधे हम लोग सीधे पैविलियन पे गए, सीधे पैविलियन पे। तो बैट्समैन बोल रहा है सर सर क्या है सर, सर मैं आउट नहीं है सर। बोला यू आर आउट। तो आउट हो गया। तो थोड़ा देर हम लोग को भी खराब लगा कि यार निकाला है इसको। तो बोला मैच भी निकालना है, 5 भी उसको विकेट मिलना है और हम लोग जल्दी जाते हैं। तो ऐसे करके काफी बार ऐसे हुआ। तो दैट वाज पार्ट ऑफ द गेम। तो वैसे करके वो नीलेश का स्टोरी था। ओके सर, और आपका कोचिंग करियर कब से स्टार्ट हुआ? कोचिंग का मुझे पैशन था पहले से। कोचिंग नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं जब इंग्लैंड में जाता था, मैं 10-12 साल इंग्लैंड खेला, यॉर्कशायर, स्कॉटलैंड, ब्रैडफोर्ड लीग। तो वहां पे एट द एज ऑफ 20 मैं गया था, वहां से 20 to 30, 32 तक। तो वहां पे आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप प्रोफेशनल करके खेलते हो, और प्रोफेशनल खेलने के टाइम आपको सब कुछ करना पड़ता है वहां पे। ग्रास कटिंग भी करनी पड़ती है, कभी रोलर भी आपको घुमाना पड़ता है अगर सिचुएशन आया तो। मैं क्या करता था, उसके आगे जाके मैं आउटफील्ड का ग्रास कटिंग इतना करता था और रोप में थोड़ा आगे लेता था जानबूझ के, ताकि मेरी बाउंड्री जाए। और अगर वो 65 यार्ड की बाउंड्री है तो मैं 62, 60, 55 यहां पे लेता था, और ग्रास कटिंग इतना आउटफील्ड को ग्रास कटिंग करता था कि मेरा बॉल बाउंड्री जाए, मेरा ट्रैवल होना चाहिए, तो मुझे फायदा होना चाहिए। कल जाके अगर मैं 70-80 पे जाता है तो 100 होते हैं। ये सारी चीज करता था, यस, ये सारी चीजें करता था। फिर मेरी सेकंड टीम को थोड़ा हेल्प करना, मैं कोचिंग नहीं करता था लेकिन हेल्प करना। तो ये सब अरेंज करना, ये टीम अरेंज करना, ये बच्चों को थोड़ा ये करना, हेल्प करना, प्रैक्टिस फैसिलिटीज क्रिएट करना, तो वो तब से मेरे दिमाग में था। लेकिन कोचिंग मेरे दिमाग में जब आया, जब आरसीएफ में मैं 10 साल कैप्टनसी किया, फ्रॉम 1990 to 2000। और वो 10 साल में लकीली मुझे बलविंदर सिंह संधू सीनियर, जूनियर आप खेले, जूनियर के साथ आप खेले, मैं बलविंदर सिंह संधू सीनियर जो हमारे कोच थे, उनके साथ हम लोग 10 साल साथ में हम लोग काम किया। ही वॉज आवर कोच एंड आई वॉज अ कैप्टन, और ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट कोच। जो मुंबई को भी उन्होंने कोचिंग किया 96 के इसमें जब जीते थे हम लोग, तो उस टाइम ही वॉज द फर्स्ट मुंबई प्रोफेशनल कोच। और उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाई थी, एडवांस चीजें लाई थी। तो वहां से मुझे कोचिंग का एक पैशन था। मुझे कैप्टनसी का, मुझे कोचिंग में बहुत मुझे फायदा हुआ। हाँ। मैं आज कैप्टनसी, मैं कोचिंग को बोलता हूं कि कोच अच्छा हो सकता है जो अच्छा कैप्टन हो। अगर शुरू आपने जो शुरुआत में मेरा जो इंट्रोडक्शन दिया कि कोच करके टैक्टिशियन, ये सारी जो टैक्टिक्स है वो मेरे कैप्टनसी के वक्त आने वाली वो कैप्टनसी थी, वो टैक्टिक्स थी। और अच्छा कैप्टन अगर हो, अगर श्रूड कैप्टन हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ ईच प्लेयर। दैट इज कैप्टन और कोच जॉब। और ये मुझे तब कैप्टन का, जो कैप्टन था तब आता था, और उसका फायदा मुझे आज कोचिंग में हो रहा है। एंड कोचिंग से मैं जिस दिन मैं रिटायर हुआ, मेरा माइंड क्लियर था कि मुझे कल से मुझे कोचिंग करना है, और कोचिंग करके मुझे कुछ अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस करने हैं। जिस दिन मैं रिटायर हुआ कौस्तुभ, मैं इंडिया नहीं खेला, इंडिया प्रोबेबल था, लेकिन मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं था। ऑन द कॉन्ट्ररी मैं बहुत खुश था कि मुझे 17 साल रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिला। मैंने जैसे जिक्र किया कि मुझे वो मुंबई का ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मुझे मान मिला, वो मेरा लाइफ टाइम का, मैं चेरिश करूंगा मोमेंट हो। गावस्कर टू तेंदुलकर, ये 2 डिफरेंट जनरेशन के साथ मुझे वो टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। और उसके बाद मुझे लगा कि डेफिनेटली मैं कोचिंग करूंगा और एक दिन मैं इंडिया प्लेयर प्रोड्यूस करूंगा। और वो मौका भी मुझे मिला, जल्दी एक प्रोड्यूस हुआ कि आविष्कार साल्वी, जिसको मैं मानता हूं कि आविष्कार साल्वी जो एक खास स्टूडेंट है। एंड देन आगे जाके अंडर 19 रणजी ट्रॉफी, विदर्भा, छत्तीसगढ़, नेपाल, ये सारे टीम मैं एंजॉय करते गया। कोचिंग मेरा मैं बोलता हूं कि मेरे डीएनए में है। डीएनए इन द सेंस, मैं पैशनेट आदमी हूं। मैं कोई भी स्कूल का कोचिंग भी करूं, आज स्कूल की टीम भी कोचिंग कर रहा हूं, तो इंटरनेशनल टीम भी करता हूं। मेरे लिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कोचिंग इज अ कोचिंग। ग्रेट ग्रेट सर।
ओके सर, अभी आपको क्या लगता है कि मुंबई क्रिकेट में तभी और अभी डिफरेंस क्या लगता है और क्या होना चाहिए? माइंडसेट। माइंडसेट। अगर आप डिसाइड करो कि ये साल, आने वाला साल 2021 में हम लोग जीत रहे, हम लोग जीत रहे, ऐसे अगर माइंडसेट रखा तो आपके जीतने के चांसेस ब्राइट। और अगर आपने बोला कि यार यू नेवर नो, हम क्वालिफाई होंगे नहीं होंगे क्या पता नहीं, ये कैसा है, ये सब है माइंडसेट पे और सेल्फ बिलीफ पे। आप क्या चाहते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो इस टीम में। मैं आज भी बोलता हूं, इस टीम में इतने मैच विनर्स है कि कोई भी बोलेगा कि ये मैच विनर है। बहुत सारे इंडिविजुअल प्लेयर्स मैच विनर है, लेकिन एज अ ग्रुप करके, एज अ कलेक्टिव एफर्ट करके हम लोग जीत सकते हैं। तो उसके लिए माइंडसेट चाहिए, और वो माइंडसेट के लिए पूरी टीम, पूरा एसोसिएशन, सिलेक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, दे शुड बी ऑन द सेम पेज। नहीं, हम लोग जीत रहे, हम लोग जीत रहे। कैसे नहीं जीतते मैं देखता हूं, या हम लोग, हमारी एसोसिएशन देखते हैं कि कैसे नहीं जीतते। एक बार माइंडसेट आपका पॉजिटिव आ गया कि आपने को जीतना ही है, तो जीतने के लिए फिर सब कुछ, फिर वो प्लानिंग, स्ट्रेटेजी क्या करना है वो बाद में आता है। लेकिन पहले आप ये माइंडसेट लो कि इस साल हम लोग जीत रहे। जीतने के लिए क्या लगता है, फिर जीतने के लिए प्लानिंग लगता है कि जीतने के लिए 20 विकेट्स निकालने पड़ते हैं। तो 20 विकेट्स निकालने के लिए क्या लगता है, बॉलर्स है अपने पास, फिर आइडेंटिफाई करो कि बॉलर्स कौन है, बैट्समैन कौन है, विकेट कीपर कौन है, देन ये सब प्लानिंग होती है। लेकिन सबसे पहले कि आपको माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, और ये माइंडसेट सभी एज ग्रुप में, मैं बोलता हूं सिर्फ रणजी ट्रॉफी नहीं, 16 में है, 19 में है, 23 में है, आपका माइंडसेट। प्लेयर वही है, मुंबई के प्लेयर जो टूर्नामेंट खेलते हैं इंडिया में, कोई भी दूसरा प्लेयर इतना टूर्नामेंट नहीं खेलता है। मुंबई का जो स्ट्रक्चर है, मुंबई की जो पॉलिसी है, जो टूर्नामेंट की पॉलिसी है, वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। इसको तो मैं हेड्स ऑफ करूंगा। यानी 100 ईयर से वो पॉलिसी चल रही है। यानी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुए, फ्रॉम चंदगढ़कर सर, प्रभु देसाई सर, बाल माधवकर सर से, प्रेसिडेंट से लेके यहां तक शरद पवार साहब, और अभी जितने भी है, ये सब आए गए, इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, लेकिन अपनी पॉलिसी चेंज नहीं हुई। अपनी जो टूर्नामेंट की स्ट्रक्चर की पॉलिसी है वो वैसे के वैसे। अभी लास्ट 2-3 साल में सिर्फ एक ड्रॉबैक हुआ, मैं आपको सीधा बताता हूं, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करने वाला ड्रॉबैक हुआ, जो रणजी ट्रॉफी का। रणजी ट्रॉफी को सबसे जो टेम्परामेंट जो डेवलप होने का जो एक था, वो ड्रॉबैक हुआ, वो था टाइमशील्ड ए डिवीजन का ड्रॉबैक। यस। पिछले 2-3-4 साल में टाइमशील्ड ए डिवीजन हुआ नहीं। टाइमशील्ड ए डिवीजन टाइम पे नहीं हुआ, लेकिन वो मार्च अप्रैल में टाइम पे नहीं हुआ। तो मार्च अप्रैल में टाइमशील्ड होना, यानी सीजन खत्म होने के बाद आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो। ना प्लेयर को इंटरेस्ट रहता है, ना किसी को सिलेक्टर को, और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। सो वो 3-4 साल में टाइमशील्ड अगर प्रॉपर टाइम पे होता, अगर अक्टूबर नवंबर में होता, उसके साथ अगर बीसीसीआई के प्रोग्राम के साथ चलता, तो आपको बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता। रीजन ये था कौस्तुभ कि पिछले कुछ सालों में हम लोग रेड बॉल व्हाइट बॉल उसके साथ हम लोग जगल कर रहे हैं। बीच में व्हाइट बॉल है, वनडे यानी T20 व्हाइट बॉल, रेड बॉल है, तो रेड बॉल और व्हाइट बॉल के बीच में काफी फर्क पड़ता है। आपका जब माइंडसेट व्हाइट बॉल पे रहता है और सडनली आप नेक्स्ट वीक में रेड बॉल से आते हैं, तो आपको थोड़ा एडजस्ट होने को टाइम लगता है। टाइम लगता है, क्योंकि बैट्समैन, आप खुद बैट्समैन हो, तो व्हाइट बॉल में आपका बैट आगे जाता है, आपका माइंडसेट भी आगे जाता है, आपका माइंडसेट भी है कि आपको बड़ा शॉट खेलना है, तो आपका बैट आगे जाता है। और 4 डे में क्या होगा, आप ओपनिंग बैट्समैन हो, कोई भी बैट्समैन हो, तो रेड बॉल से आपको बॉल को आने देना है और क्लोज खेलना है। सो ये जो बैट आगे जाना और वहां पे खेलना, इसको जो टाइम लगता है, इसको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। मेरा इसके लिए मेरा एमसीए को सजेशन है कि आप इस साल सितंबर 2-3 वीक से दिसंबर 15 तक आप ये 3-4 टूर्नामेंट करो, लीग मैच करो। एक साइड से पुलिस शील्ड, कॉमरेड, पुरुषोत्तम, ये सारे लीग मैचेस सैटरडे संडे, एंड ट्यूसडे टू थर्सडे ये टाइम शील्ड, ये करो। आपको 5 दिन का क्रिकेट मिलेगा विद एचडी टेस्ट बॉल, ए डिवीजन एंड बी डिवीजन, मैं खास करके बोल रहा हूं। तो हर प्लेयर को, मुंबई के हर प्लेयर को 19, 23 एंड रणजी ट्रॉफी, हर प्लेयर को कम से कम 15 से 20 इनिंग मिलेगा, जिससे वो भी सेटिस्फाई होगा, सिलेक्टर भी सेटिस्फाई होंगे, और एसोसिएशन को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये सारा बीसीसीआई के प्रोग्राम के साथ मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा था सर, टैक्टिक्स और प्लानिंग में माहिर है। सर ने ऑलरेडी 1 साल पहले का सब प्लानिंग करके रख चुके।
इवन सर अभी एमसीए में नहीं है तो भी सर के दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो ये यही वन ऑफ द रीजन है सर का कि ऑलरेडी कुछ भी हो दिमाग काम करते रहता है कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। और यही यही मुंबई की खासियत है। हाँ सर। कौस्तुभ, मैंने मैंने आपका प्रोग्राम मैंने देखा था ऑनलाइन पे लास्ट टाइम, हाँ जहाँ पे लालचंद राजपूत सर थे। हाँ लास्ट टाइम लालचंद राजपूत आए थे लास्ट वीक में, उन्होंने भी ऑब्वियसली मुंबई क्रिकेट के बारे में बोला होगा। हम लोग सब वेल विशर है मुंबई क्रिकेट के, हम लोग को इतना हर्ट होता है। अभी बीच में एक मैच हुआ था विदर्भा वर्सेस मुंबई, मुंबई रणजी ट्रॉफी मुंबई विदर्भा में लास्ट हाँ। ईयर। तो विदर्भा के कोच थे चंद्रकांत पंडित सर, जो अपने मुंबई के और हमारे खास दोस्त एकदम। तो वो जो मैच था वो टेलीवाइज मैच था, मैंने देखा था मैच। और वो मैच होने के बाद मैंने चंदू सर से बात किया, और एक मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी उनको मैसेज भी डाला कि मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कोच, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, फील हैप्पी फॉर यू, हाउएवर आई फील रियली सैड फॉर मुंबई। तो वो उनका भी मैसेज आया, यस इवन आई फील टू। तो दोनों का एक ही है, हालांकि वो विदर्भा का कोच रहते हुए भी उनको मुंबई के क्रिकेट के बारे में ये लगता है। तो वासिम जाफर भी वहां पे खेल रहे थे, हाँ उनकी भी वही है। तो हम लोग वेल विशर है मुंबई के, और हम लोग को लगता है जेन्युइनली कि यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुंबई का हमेशा अच्छा होना चाहिए, फ्लरिश होना चाहिए। प्लेयर्स है, क्रिकेटर्स है, टैलेंट है, टूर्नामेंट्स तो वर्ल्ड के बेस्ट है, एंड स्ट्रक्चर, टूर्नामेंट स्ट्रक्चर, सिर्फ एक हम्म, टाइम शीट नहीं हो रही है, वो होना चाहिए। अगर ये होगा तो टैलेंट में कमी भी नहीं है। अगर कुछ है तो ये टूर्नामेंट का, ये टाइम शीट का, एंड देन माइंडसेट। आप क्या माइंडसेट लेके जाते हो? अगर माइंडसेट है, आपको पता था कि आप जब खेले थे 2011-12 में, जब मैं कोच हुआ था, तो मैंने एमसीए को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे ये टूर्नामेंट को ये चाहिए। मैंने प्लान बताया था उनको कि मैं रणजी ट्रॉफी के फर्स्ट मैच के पहले माइनस स्टार प्लेयर्स, स्टार बैट्समैन यानी सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, ये स्टार प्लेयर को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। मैं जस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नहीं है, अवेलेबल नहीं है, इनके बगैर अपने को रणजी ट्रॉफी जीतना है। तो हम क्या करेंगे? तो मेरे 6, 7, 8 ये टॉप बैट्समैन है, इनको बैटिंग ऑर्डर के साथ मैं इतना इनिंग देना चाहता हूं, इसके लिए ये टूर्नामेंट खेलना चाहता हूं, आप मुझे सिर्फ परमिशन दो। और उस साल हम लोग खेले, हम लोग केएससीए खेले बैंगलोर, हम लोग फाइनल में गए थे। सो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिली आपको। फिर हम लोग गए बापुना, नागपुर गए, वहां पे हम चैंपियन हो गए, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिली। और फिर हम लोग टाइमशीट खेले 2 मैच, जहां पे अपने को 4 इनिंग मिला। तो हर प्लेयर को 12 इनिंग मिला था रेड बॉल के साथ, रणजी ट्रॉफी के फर्स्ट मैच में। और कौस्तुभ पवार वहां पे सेट था, आदित्य तरे सेट था, हिकेन शाह अपना नंबर लेके सेट था, सूर्य कुमार यादव सेट था, आदित्य तरे सेट था, सारे बैट्समैन अपने अपने जगह पे सेट थे। इसके लिए हम लोग वहां पे रणजी ट्रॉफी जीते। और सर वो साल मैंने देखा है कि नॉर्मली कोई भी टीम 450 या 500 या 550 करती है तो वो कितनी भी बड़ी टीम होने दो कि फर्स्ट इनिंग हारती थी। पर वो साल हमने शायद 2 या 3 मैच जीते थे वैसे। तो वो एक प्लस पॉइंट है कि सब 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 कंट्रीब्यूट कर रहे थे और वो साल सब बैट्समैन फॉर्म में थे कि मुझे पता है कि मैं हिकेन शाह दोनों ने रन्स किए थे और इन्होंने ट्रॉफी में फिर भी बाहर थे। क्यों? क्योंकि मास्टर करेक्ट, अजिंक्य रहाणे रोहित शर्मा सब आए करेक्ट, थे। ऐसा नहीं कि करेक्ट, परफॉर्मेंस नहीं करे बाहर थे पर सब लोग ने परफॉर्मेंस किया था। पर जो इंडिया इंटरनेशनल प्लेयर्स जो भी थे वो आए थे। बैटिंग साइड फुल स्ट्रांग था और बॉलिंग में भी करेक्ट। धवल कुलकर्णी उस नॉकआउट्स में तो किंग ही है वो 5 विकेट निकालने में। हम्म, तो हम्म, वो साल बहुत अच्छा गया था। एज अ टीम यूनिटी सब लोग ने परफॉर्मेंस किया था। सर और एक क्वेश्चन है करेक्ट। मुझे कि मुंबई में अगर आप देखोगे तो फास्ट बॉलिंग मतलब जो जहीर खान अगरकर ये सब गए उसके बाद में सिर्फ धवल तो पहले से ही था, शार्दुल और अभी तुषार देशपांडे। तो फास्ट बॉलर्स क्यों नहीं आ रहे? एक ये और ओपनिंग बैट्समैन कि मैंने भी देखा है जो भी ओपनिंग बैट्समैन खेल रहा है वो 2-3 साल या मैक्सिमम 4 साल ही खेल पा रहा है। तो आपको क्या लगता है उनमें क्या चेंजेस करना चाहिए मतलब उनके क्रिकेट में मतलब क्या चेंजेस करना चाहिए और एंड फॉर फास्ट बॉलर? पहले मैं आपका पहला क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। फास्ट बॉलर नहीं है ऐसे नहीं है, फास्ट बॉलर्स है। मे भी ऐसा होगा कि अपने पास मुंबई के पास 140 वाले बॉलर शायद नहीं होंगे, 130 135 आसपास के बॉलर रहते, 130 के बॉलर रहते। अब वो 130 के बॉलर
कॉन्फिडेंस के साथ 135 पे जा सकते हैं। 135 वाले बॉलर कॉन्फिडेंस के साथ 140 पे जा सकते हैं। ये जो 5-6 का जो मार्जिन है, क्योंकि एग्जांपल देता हूं मैं, भुवनेश कुमार 125 पे था। यस यस। अगर वो 125 पे अगर इंडिया खेलता है 125 पे, ही वॉज अ स्विंग बॉलर। बाकी सारे आज के जो है बुमराह, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, शमी, ये सारे फास्ट बॉलर है। ये 135, 140 एंड अबाउ के। भुवनेश उसमें खेलता था 125 पे खेलता था, लेकिन उसने खुद ने रियलाइज किया कि मुझे इंटरनेशनल में ज्यादा लंबा खेलना है तो मुझे स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, और उसने मेहनत करके आज वो 135, 136 डालता है। तो उसने इंक्रीज किया दो चीज की वजह से, एक कॉन्फिडेंस भी और उसने मेहनत भी किया। तो अपने बॉलर भी जो 130 के है वो 138, 137 पे जा सकते हैं, जो कि रीजनेबली वेल है। और जो 135 वाले, जो तुषार देशपांडे जो 140 पे डाल सकता है, वो और भी कर सकता है। इनको कॉन्फिडेंस की जरूरत है। तो जैसे जैसे मैचेस खेलेंगे, जितने मैचेस खेलेंगे, जितना उनका सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा, और मैच खेल के ही इनका सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप 1 और 2 और 3 मैच के बाद हर मैच में क्वेश्चन मार्क रखेंगे, यार मैं खेलूंगा क्या, नेक्स्ट मैच खेलूंगा तो मेरे को ड्रॉप करेंगे क्या, तो आपको पहला आइडेंटिफाई करना है कि ये बॉलर खेल सकता है क्या। अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि ये बॉलर खेल सकता है, तो उसको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। किसी भी प्लेयर को 1 और 2 मैच के बाद निकालना नहीं चाहिए। या तो आप सिलेक्ट करने के पहले डिसाइड करो ये खेलने वाला है कि नहीं खेलने वाला है। अगर आपने लिया तो आपके पास बॉलर है, जैसा आपने नाम लिया, तो वैसे वो डायस ने भी तो परफॉर्मेंस किया था, लेफ्ट आर्म था प्लस लेफ्ट आर्म था। सो यू नेवर नो कि लेफ्ट आर्म का आपको एक अच्छा एडवांटेज मिलता है। सो वैसे मुंबई में बॉलर है, आइडेंटिफाई करेंगे तो मिलेंगे। इनको अगर अच्छा मौका देंगे तो जरूर ये लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। एंड मैटर ऑफ टाइम होता है वो, आपका कॉन्फिडेंस, सीनियर प्लेयर का, कैप्टन का या कोच का थोड़ा इंकरेजमेंट, और 1-2 मैच में परफॉर्मेंस। सीनियर प्लेयर का थोड़ा, मान लो धवल कुलकर्णी, शार्दुल है, आज सीनियर प्लेयर्स है, उनका कॉन्फिडेंस। क्योंकि मैंने देखा है, आप जब खेलते थे तो अजित आगरकर अगर मिड ऑन में रहते थे एज अ सीनियर प्लेयर, और अजित आगरकर ये यंगस्टर्स को थोड़ा एनकरेज करते थे। अजित आगरकर, मेरा कौस्तुभ मैं आपको बताता हूं, अजित आगरकर मैंने जितने भी कैप्टन देखे, बहुत सारे कैप्टन देखे मैंने, अजित आगरकर वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन आई हैव एवर सीन। इसके लिए क्योंकि ही वाज द बॉलर्स कैप्टन। ऑलवेज बॉलर की साइड से देखता था। अगर किसी ने मार खाया तो क्या साइकोलॉजी होगी, वो अजित आगरकर को पता था। और वो तभी जाके बोलता था, कोई बात नहीं, मार तो सभी खाते हैं, मैंने भी जिंदगी में बहुत मार खाया, लेकिन तू दिन में 3-4 स्पेल डालने वाला है, शायद ये स्पेल खराब है तो नीचे मत, डाउन मत होना, तू नेक्स्ट कमबैक करेगा और तू ग्रेट स्पेल निकालेगा। तो ये जो मैच्योरिटी है, ये जो बात करने का तरीका है, यही क्वालिटी कैप्टन की होती है। सो ये हो गया फास्ट बॉलर का। तो फास्ट बॉलर अपने पास है, वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको फेयर अपॉर्चुनिटी देना पड़ता है कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। अगर आप 1-2 मैच में अगर बाहर जाएंगे तो उसका कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली नीचे जाएगा। और ये नहीं कि 130 पे 125 वाला विकेट नहीं निकाल सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 125 से भी लेस वाला एक ब्रिलियंट बॉलर था जिसने ग्रेट परफॉर्मेंस किया मुंबई के लिए, बलविंदर सिंह संधू जूनियर। अब बलविंदर सिंह संधू जूनियर, जिसका पेस 125 के नीचे था, उसने भी तो ग्रेट परफॉर्मेंस किया है। पहला मैच उसने डेब्यू में 5 निकाला, नेक्स्ट मैच सेमीफाइनल था अगेंस्ट तमिलनाडु, उसने 10 विकेट निकाला, और वो ऑलवेज विकेट निकाल के आपको विकेट देता था। सो आपको कभी कभी ऐसा होता है कि टीम में 5 विकेट निकालने वाला, 3 विकेट निकालने वाला भी बहुत यूजफुल होता है। वो 3 विकेट शायद ऊपर वाला भी हो सकता है, टॉप वाला हो सकता है, तो आपने गेट ही ओपन कर दिया। तो जब कोई टीम का 20 या 25 पे 50 पे 3 होते हैं, तो स्पिनर उस पे हावी हो जाते हैं। तो स्पिनर को इजी पड़ता है। ये टीम गेम है, तो एवरी टाइम आपको 5 विकेट नहीं मिलेगा, वो 3 विकेट वाला बॉलर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन मैं बोलता हूं, कभी कभी जैसा अभिषेक नायर का रोल प्ले होता था, अभिषेक नायर डबल रोल प्ले करता था, एक गेम को रोकना, उसमें थोड़ा विकेट निकालना, और अपने मेन फास्ट बॉलर को रेस्ट भी देना। तो दिन में 90 ओवर्स में वो 10, 12, 15 ओवर फेंकता था, उसमें शायद एक आध दूसरा विकेट, मे भी 3 विकेट भी निकाल लिया। तो ये रोल भी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुंबई में बॉलर्स है, आइडेंटिफाई करेंगे तो डेफिनेटली मिलेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद उनको कॉन्फिडेंस देना ये काम है। और ये है, वो राइट आइडेंटिफाई किया तो होता है। ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपने ओपनिंग बैट्समैन का किया कि ओपनिंग बैट्समैन क्यों नहीं खेलते। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है लास्ट 2-3 साल का,
इतने बार बार चेंजेस होते हैं, इतने बार बार चेंजेस होते हैं कि लास्ट ईयर का ही एक आप एग्जांपल लो, यानी ये सीजन ने उसके पहले वाले सीजन में, उसमें 7 ओपनिंग बैट्समैन खेले एक साल में, 7 ओपनिंग बैट्समैन, मैच खेले 8 और ओपनिंग बैट्समैन 7। तो कैसे सेटल होगा आपकी ओपनिंग पेयर सेटल कैसे होगी? टोटल मैच आप 8 खेले, 8 आप लीग में क्वालिफाई, नॉकआउट में क्वालिफाई नहीं किया आपने, तो 8 मैच में 7 ओपनिंग बैट्समैन, यानी कोई भी सेटल नहीं है, तो गाड़ी आगे कैसी जाएगी आपकी? सो आपको वो माइंड सेट करना पड़ेगा कि हु आर योर रेड बॉल प्लेयर, हु आर योर क्वालिटी प्लेयर हु कैन स्टे ऑन द विकेट। ओपनिंग बैट्समैन का एक फॉर्मा रहता है कि ओपनिंग बैट्समैन कौन, जो न्यू बॉल निकाले, जिसके पास टेक्निक हो, टेम्परामेंट हो, क्लोज टू द बॉडी खेले, वो स्पेल खेल के निकाले, वो फर्स्ट स्पेल जो बहुत क्रूशियल स्पेल रहता है, और फिर वहां से लंबा खेले, वो आइडेंटिफाई करना और उसको देना। ये नहीं कि फ्लैशी खेल रहा है, कहीं पे भी सिचुएशन कैसा भी हो, मैं मेरा ही गेम खेलूंगा, ये जो एटीट्यूड है, कुछ ओपनिंग बैट्समैन का ये एटीट्यूड भी है, तो ये एटीट्यूड हर बार आपका सक्सेसफुल होगा ऐसा नहीं है। आपको सिचुएशन के मुताबिक, आपके कंडीशन के मुताबिक, आपके अपोजिशन के जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है उनके मुताबिक आपको खेलना पड़ता है। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल दूंगा, एक ग्रेट एग्जांपल, मिस्टर कौस्तुभ पवार का ही एग्जांपल है ये। तो एक मैच था, हम लोग क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे अगेंस्ट इंदौर, अगेंस्ट एमपी एट इंदौर, और वो विकेट था बहुत सीमिंग विकेट, फ्रेश विकेट, सीमिंग विकेट, और बॉल दिन भर स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था बॉल, सीमिंग विकेट। अब उनका अटैक भी बहुत अच्छा था, ईश्वर पांडे, और वहां पे अटैक की कोई ये नहीं रहते, सीमिंग विकेट पे आपको बॉलर को सिर्फ टप्पे पे डालना है, बॉल सब कुछ करता है। उस विकेट पे कौस्तुभ पवार एज अ ओपनिंग बैट्समैन मुंबई का, इसने 161 किया था। मुझे याद है वो इनिंग का हर बॉल, हर स्पेल, सेशन मुझे याद है। और उस सेशन में क्या किया था ओपनिंग बैट्समैन ने, कौस्तुभ पवार ने, छोड़ना, बाहर के बॉल छोड़ना, क्लोज स्टंप से बॉल छोड़ना, क्लोज टू द बॉल खेलना। बॉलर एक स्टेज पे, मैंने बाद में उनसे बात भी की मैच खत्म होने के बाद, ये मैं बाद में बोलता हूं, तो वो परेशान होते थे, यार कितना क्लोज छोड़ रहा है, ये सेंटीमीटर में ऑफ स्टंप के बाहर सेंटीमीटर का बॉल छोड़ रहा है। तो उनका ज्यादा टाइम तो उनका सर पे आउट होता था, अरे ये बोल्ड हो गया, तो बोल्ड नहीं होता था, गुड लीव था वो। और फिर ये फ्रस्ट्रेशन में बॉलर एक बॉल पैर पे डालता था, स्टंप में डालने के इसमें, तो मार खाता था। तो उस इनिंग में कौस्तुभ ने जो पेशेंस दिखाया, जो टेक्निक दिखाया, जो टेम्परामेंट दिखाया, खड़ूस जो टेम्परामेंट दिखाया, वो टेम्परामेंट चाहिए ओपनिंग बैट्समैन को। तो वैसे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है बैट्समैन को कि आपके ओपनिंग बैट्समैन कौन है, हु कैन स्टे ऑन द विकेट। अगर आपके पास ऐसे वीरेंद्र सहवाग जैसा बैट्समैन है कि चलो लगा रहा है और खत्म कर रहा है, तो वो भी एक ठीक है, लेकिन वीरेंद्र सहवाग 10 में 7 बार सक्सेसफुल होता है। तो दोनों एंड अगर ऐसे आप खुल गए कि दोनों एंड फ्लैशी खेलने वाले प्लेयर, तो फिर आपका ऐसा भी हो सकता है 10 पे 2 भी हो सकता है। उस वक्त आपके पास ऐसा प्लेयर चाहिए जो वासिम जाफर या कौस्तुभ जैसा खेलने वाला, जो विकेट पे खड़ा रहने वाला या टाइम स्पेंड करने वाला, वो 2 घंटे पूरे मैच को सेट करता है, वो टोन सेट करता है। वैसे ओपनिंग बैट्समैन चाहिए, और वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको मौका देना चाहिए कि वो फेल हो सकता है, लेकिन यही मेरा सही बैट्समैन है, इसको हम लोग को चांस देंगे। मुझे याद है एक मैच में, नॉकआउट में ऐसा हुआ था, जहीर खान कैप्टन था, और टीम मीटिंग, सिलेक्शन मीटिंग में आए, तो हम लोग काफी कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, यार किसको करना है, क्या करना है, नए प्लेयर को लेना है क्या, ओपनिंग बैट्समैन के ऊपर ही। तो उसके ऊपर आ गया डिस्कशन, और एक नाम आ गया। तो नाम आते ही जहीर खान ने बोला ये चलेगा, तो किसी ने बोला सिलेक्टर ने, सर वो जहीर भाई, वो उसका परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है, उसका परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है, लास्ट मैच में भी बड़ा परफॉर्मेंस नहीं किया है। तो जहीर खान का एज ए कैप्टन उनको रिप्लाई था, इसके पिछले मैच में दोनों इनिंग में 0 भी हुए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसके कितने रन हुए ये मुझे मालूम है, और ये आदमी नॉकआउट खेल सकता है, नॉकआउट उसी का काम रहता है जो प्रेशर हैंडल कर सकता है। और वो प्लेयर का नाम था कौस्तुभ पवार, जो जहीर खान ने उतने सिलेक्शन में वो नाम लिया, यानी उस प्लेयर का, उस कैप्टन का बड़ापन है, उसने कन्विंस किया। और जहीर खान इतने बड़े, इसमें बड़ा आदमी, बड़ा प्लेयर होने के बावजूद कौस्तुभ पवार को इतना लेता है, क्योंकि उनको पता है कि कौस्तुभ पवार की क्वालिटी क्या है। वो 161 जहीर खान ने देखा था, तो क्वालिटी रहती है। तो इसके लिए आपको ओपनिंग बैट्समैन के लिए क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी, इसके लिए मुंबई स्ट्रगल किया। थैंक यू। या ना, थैंक यू ने जो है वो है,
ओके, तो आपका फीलिंग कैसा था एज अ रणजी कोच, रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप? क्या फीलिंग था एज अ प्लेयर? आप जीते रहोगे, एंड एज अ कोच क्या फीलिंग था दोनों में? कौस्तुभ, मेरा थोड़ा डिफरेंट ये था, क्योंकि हम लोग जब पहली बार एज अ प्लेयर करके जीते 93-94 अंडर रवि शास्त्री कैप्टन, तो वो जब जीते तो हम लोग बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। पूरी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, पूरी मुंबई की जनता, पूरे मुंबई बहुत खुश हुई थी। उसका फीलिंग डिफरेंट था। उसका रीजन ये है कि मुंबई 10 साल के बाद पहली बार जीती थी। हाँ। मुंबई को 10 साल यानी बहुत लंबा पीरियड हो गया। पूरे हिस्ट्री में अगर आप देखो गूगल सर्च करके, कि इतने लंबे पीरियड में मुंबई कभी हारी नहीं थी। यस। इसके लिए 10 साल के बाद अगर मुंबई रणजी ट्रॉफी जीतती है तो बहुत ये है। प्लस वो जो सीरीज था, वो जो मैच खेले हम लोग क्वार्टर फाइनल से लेकर फाइनल तक, रवि शास्त्री एक ही सीनियर प्लेयर, बड़ा प्लेयर, बाकी सारे जूनियर प्लेयर थे, एक दो सीजन या एक दो मैच खेले हुए। इतनी यंग टीम को लेकर रवि शास्त्री ने ट्रॉफी जितवाया था, तो वो खुशी। फिर नेक्स्ट ईयर सचिन तेंदुलकर कैप्टन, उनके अंडर चैंपियनशिप। उस टाइम पे सभी थे, सभी पूरी टीम थी, ग्रेट टीम थी। प्लस सचिन की बैटिंग, वो उसने 500 किया था उस सीरीज में, उस सीजन में। पांचों 100 मुझे याद है, हर सेशन में 100 किया था। अरे इतने वाह। ग्रेट फॉर्म में था। 5 मैचेस 800 प्लस रन, और पांचों 100 एक सेशन में। फाइनल के दोनों इनिंग के 100 उसके एक सेशन में थे। सो दैट यू कैन इमेजिन कि कितने फॉर्म में था वो। तो वो हम लोग जीते आराम से। फिर हम लोग के ग्रेट मैच जीते संजय मांजरेकर के अंडर, और डे नाइट, फर्स्ट डे नाइट एट ग्वालियर अगेंस्ट दिल्ली। वो मैराथन मैच था। मुंबई स्कोर 630, दिल्ली स्कोर 550। वो मैच था टैक्टिक्स और हाँ। स्ट्रेटेजी का वो मैच था। उस मैच में मेरा थोड़ा सा रोल था, एक कैप्टन को कुछ बताना और कोच को बताना। और वो रोल इतना इंपॉर्टेंट हुआ कि वो रोल फाइनली जाके वही टर्निंग पॉइंट हुआ मैच का, जो नीलेश कुलकर्णी को ओवर द विकेट डालने को लगवाना। यस यस। सो वो जीते मैच। सो वो 3 ट्रॉफी, इराइन ट्रॉफी, 3 इराइन ट्रॉफी। ऑस्ट्रेलिया को हमने 2.5 दिन में हराया वो मैच। वो भी एक ग्रेट एक्सपीरियंस था। लेकिन देन एज अ कोच करके मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। मैं आई वॉज वेरी डिटरमाइंड, आई वॉज वेरी डिटरमाइंड, कम व्हाट में। कोई भी टीम हो, मुझे अंडर 19 की टीम भी अगर रणजी ट्रॉफी में मिलती तो भी डिटरमाइंड था कि इस टीम से मैं चैंपियनशिप लूंगा ही लूंगा। क्योंकि मैं पहले बेसिक में कॉन्फिडेंट रहता हूं। मुझे जीतने के सिवा मुझे दूसरा कोई दिखता ही नहीं है, कम व्हाट में। यानी कुछ भी सिचुएशन हो, सिचुएशन जैसा मैंने बोला कि घर से निकलने के वक्त मेरा हारना ये मेरे डिक्शनरी में नहीं है। राइट। तो मुंबई को रणजी ट्रॉफी देना ये था ही था। लकीली इतने सारे प्लेयर मिले, सब लोग अवेलेबल थे, प्लेयर मिले, और आप लोग सब लोग ब्रिलियंट परफॉर्मेंस किया। तो रणजी ट्रॉफी एज अ कोच करके जीतना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे कोच से भी, कोच तो जीतना, एज अ टीम जीतना, उसके उससे भी बेटर मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है जब अपने टीम के प्लेयर रिप्रेजेंट करते हैं एट हायर लेवल। जब इंडिया खेलते हैं, या वेस्ट जोन खेलते हैं, या जूनियर इंडिया खेलते हैं, जूनियर इंडिया खेलते हैं, वो तो वो टाइम में मैं सर सेटिस्फेक्शन। वही परफॉर्मेंस से इंडिया अंडर 23 खेला था। यस, मुझे याद है कि वो मेरे टेन्योर में 9 इंडिया प्लेयर खेले थे, 9 इंडिया इमर्जिंग एंड इंडिया इसमें। तो वो एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन था एज अ कोच करके। ग्रेट ग्रेट। अभी जो लास्ट ईयर इंडियन की जो टीम थी फिजिकल डिसेबिलिटी वर्ल्ड सीरीज में, तो वहां वहां आपको क्या मतलब क्या फीलिंग था? मतलब पहली बार नॉर्मली मैं सोचता हूँ कि फिजिकल डिसेबिलिटी और उनको कोचिंग करना, मतलब कैसे लगा? मतलब मैं तो सोच नहीं पा रहा हूँ कि आपने कोचिंग कैसे किया, या फिर आपने मेंटल एस्पेक्ट में उनके उनके साथ वर्क किया, ऊपर से वर्ल्ड कप। तो आप कैसे मैनेज किया ये सब? कौस्तुभ, मेरे लाइफ का एक बहुत, यानी इतिहास में लिख सकता है, स्वर्ण अक्षर से लिख सकता है, ऐसा मेरा पन्ना है कि लोग बोलेंगे यार इस टीम को क्या लिया है, तो इस टीम को क्या किया, और इस टीम को जिताया तो क्या, कौन सा बड़ा तीर मारा है ये टीम को करके। मैंने एट द कॉस्ट ऑफ मुंबई रणजी, मैंने खोया मुंबई रणजी ट्रॉफी का कोचिंग, लेकिन मैंने बहुत कुछ पाया। ये इस टीम को करके मैंने बहुत कुछ पाया। कुछ खोया लेकिन कुछ पाया। तो क्या पाया, ये इनको देखने के बाद जब पता चला कि यार इनका जो करेज, इनका जो हंग्रीनेस, इनका टैलेंट, और ये कभी रोते नहीं है जिंदगी में। रोते, अपने पास सब कुछ है
दो आंख है, हाथ है, पैर है, फिर भी हम जिंदगी में रोते रहते हैं। मेरे को ये इनको कोचिंग करके, इनको इनको इनसे बात करके, सीख के, इनसे मुझे बहुत सीखने को मिला लाइफ में। यार हम लोग क्या छोटी छोटी चीजों के लिए रोते रहते हैं, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमको ये चाहिए था, हमको वो चाहिए था। इनके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ये रोते नहीं है, और एक एक जिंदगी में अपॉर्चुनिटी के लिए ये वेट कर रहे हैं। और हम लोग जब पूरे टीम, हमारी पूरी सिलेक्टर्स थे, बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्टर थे, करसन घावरी, उमेश कुलकर्णी, दीपक जाधव, प्रसाद देसाई, ब्रिजेश सोलकर, ये अच्छे अच्छे सिलेक्टर्स थे। देन हमारे स्टाफ थे, सपोर्ट स्टाफ, कौस्तुभ, जो मुंबई रणजी ट्रॉफी जब जीते थे हम लोग, वही वही सपोर्ट स्टाफ था। अमोक पंडित, निरंजन पंडित, सौरभ वालकर, अपना मैस्योर सुनील, तो ये पूरी टीम थी। तो हमने इतना एंजॉय किया। और मैं आपको बोलता हूं कि पहली बात, इनका कैंप लिया हमने बदलापुर में, तो उनको देख के ना मैं इंस्पायर हुआ बहुत सालों के बाद। जैसे बोलता हूँ कि मैं मेरी मम्मी मेरी इंस्पिरेशनल गुरु थी, तो मैं आज बोलता हूँ कि इनको देख के मैं इंस्पायर हुआ। यार क्या, एक लड़का एक कैच पकड़ा पॉइंट में, एक हमारा ट्रायल मैच चल रहा था, एक फुल ब्लडेड उसने शॉट खेला, पॉइंट में कैच था, तो उसका लेफ्ट हैंड नहीं था, एक हाथ नहीं है, उसने फुल ब्लडेड कैच राइट हैंड में ऐसे पकड़ के उसने पकड़ा भी और एयर में भी फेंक दिया। वो कैच जब देखा तो माइंड ब्लोइंग। यानी वो जो एफर्ट था, किसी के पास कुछ पैर का प्रॉब्लम है, किसी का एम्प्यूट हुआ है, किसी के फिंगर्स कुछ प्रॉब्लम है। एक लड़का है जिसके कोबरा बाइट हुआ था, कोबरा ने उसको बाइट किया था, 1 साल का था तभी, यहाँ पे। अच्छा। तो उसके उसके बैक ऑफ पाम और लेफ्ट फिंगर ऑफ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बॉलिंग के ग्रिप करके, उसने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके इतना मेहनत किया, आज वो इंडिया का वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर है। और उसकी एक्शन सेम जेम्स एंडरसन जैसी है, वो इतना ब्यूटीफुल एक्शन। तो ये सब देखने के बाद इनको लगा कि यार, जब इंग्लैंड में हम लोग गए, तो इंग्लैंड में देखा तो इंग्लैंड की जो टीम है, अच्छा वहां पे जो एक नॉर्म्स है, उनके जो एक नियम है, वो नियम कोई ऐसा सबके लिए सेम नहीं है। डिफॉर्मिटी के जो रूल्स है, इंग्लैंड का डिफॉर्मिटी का परसेंटेज था 15%, 15, इंडिया का 40 यानी 40। अब 40% का डिफॉर्मिटी, यानी किसी को पैर का, किसी का हाथ का, किसी का प्रॉब्लम है, किसी का ये प्रॉब्लम है, इसके साथ वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और इंग्लैंड टीम को देखने के बाद पता ही नहीं चला कि इनमें डिसेबिलिटी क्या है। हाँ। वो तो नॉर्मली लग रहे थे, एंड प्लस फिटनेस। लेकिन हमारे प्लेयर्स इतने इतने कॉन्फिडेंट थे, प्लस वो टैक्टिक्स। मैं आपको बताऊं कि वो पूरा सीरीज हम लोग टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी, इस पे हम लोग मैच जीते। हालांकि ग्रेट टैलेंट, टेम्परामेंट, और वो टैक्टिक्स के ऊपर किसको कैसे हराना, किसको कब भेजना। एक मैच में तो हम लोग अफगानिस्तान का अगेंस्ट 80, सामने वाली टीम 80 ऑल आउट हुई थी, और हमारे 5 रन में 4 विकेट थी। तो मैंने उस मैच में 10 नंबर वाला जो प्लेयर था हमारा, 10 नंबर खेलने वाला प्लेयर, उसको मैंने 6 नंबर पे भेज दिया, सीधा भेज दिया, क्योंकि मेरा कैप्टन बैटिंग कर रहा था, नॉन स्ट्राइकर पे था। तो हमारे पूरे ड्रेसिंग रूम में एकदम ये हो गया कि अरे सर, वो उसको 10 नंबर वाले को आपने भेज दिया, वो तो 2 बॉल में आउट हो जाएगा, अब 5 पे 4 विकेट है, सर अपने रेगुलर बैट्समैन को जाने दो। मैं बोला थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो और देखो क्या होता है करके। तो वहां पे गया, वो खड़ा रहा, वो लेफ्टी था, खड़ा रहा, थोड़ा देर खड़ा रहा, पार्टनरशिप हुआ, और वही 80 फॉर 4 उनका पार्टनरशिप। तो आने के बाद फिर ड्रेसिंग, सर क्या आपका मास्टर स्ट्रोक था? बोला उसके लिए थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, ये सारी चीजें आपको एक गैम्बल करना पड़ता है। और वो टूर्नामेंट जीते हम लोग, आउटस्टैंडिंग तरीके से जीते। पाकिस्तान को भी हमने एक मैच में हम लोग हराया था, वो मैच भी बहुत अच्छे तरीके से जीते। अपने जो मुंबई का जो कैप्टन, इंडिया का जो कैप्टन था, मुंबई का प्लेयर था, विक्रांत केणी करके। मैं तो बोलता हूं कि वो प्लेयर मुंबई के रणजी ट्रॉफी में खेल सकता है। मार्क माई वर्ड्स, इतना खड़ूस प्लेयर, खड़ूस कैप्टन, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यानी उसने जो मैच जिताया वो सीमिंग विकेट पे, जो उसका टेक्निक, टेम्परामेंट, फील्डिंग, कहीं पे भी उसको स्लिप पे खड़ा करो, कहीं पे भी, लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड टॉप ऑर्डर बैट्समैन, टिपिकल मुंबई खड़ूस क्रिकेटर। और वो 4-5 प्लेयर इसमें से आईपीएल खेल सकते, इतने टैलेंटेड प्लेयर है। और बहुत खुशी मिली, ये टूर्नामेंट जीत के बहुत खुशी मिली। जिंदगी में कुछ तो एक कंट्रीब्यूट किया, ऐसा मुझे लगा कि यार ये टीम को करके मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिला, इंस्पायर भी हुआ, और इस टीम को मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, उसकी बहुत खुशी है। जो लोग आगे कम करके आते हैं ट्रायल देने कैंप में, और वो लोग सिलेक्ट भी हो जाते हैं, फिर क्या वो लोग बॉन्ड टेस्ट होता है?
क्योंकि हम लोग के टाइम पे बहुत अंडर 16 के ट्रायल के टाइम अंडर 19 वाले आते हैं। बादल। ओके, इसको ऐसा है कि बोन टेस्ट तब नहीं होता है जब आप सिलेक्शन में जाते हो, सेंटर के सिलेक्शन में जाते हो, तब बोन टेस्ट होता नहीं है। लेकिन अगर वो लड़का आगे जाके अगर मुंबई के प्रोबेबल्स में आता है, या कोई ऐसा लगता है कि यस हो सकता है इसका टूर्नामेंट में आता है, तो वहां पे उसका बोन टेस्ट होता है। या मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन जब प्रोबेबल्स की टीम निकालती है, 30 या 40 जो भी उनका प्रोबेबल्स, तो वो खुद ही एमसीए उनके बोन टेस्ट करती है। पहले ये सेंटर के इसमें बोन टेस्ट करते नहीं है। तो भी बर्थ सर्टिफिकेट देखते हैं लोग। हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट देखते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनको कोच को भी कुछ डाउट आया, किसी को डाउट आया, तो वो बोल सकते हैं, एमसीए के सेक्रेटरी को बोल सकते हैं कि ऐसा ऐसा है, इनको इनको देखो। जब वो बड़ा होगा तो ऑब्वियसली उसका कहीं ना कहीं तो रिपोर्ट तो जाता ही है। और अभी काफी स्ट्रिक्ट किया है एमसीए, काफी अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं ये ओवर एज के प्लेयर के मामले में। काफी प्लेयर को इन्होंने घर पे भी बिठाया, इनको भेजा भी है। पिछले साल का एक एक्सपीरियंस आपको पता है, अंडर 16 टूर्नामेंट खेलने जा रही थी, कल उनका मैच था सूरत में, और रात को प्रीवियस डे नाइट को उन्होंने कैप्टन के साथ 3 प्लेयर को घर पे भेजा ओवर एज के मामले में। तो अभी काफी स्ट्रिक्ट होने लगा है। सर एक का है क्वेश्चन श्लोक। सर आई एम हैविंग डिफिकल्टी इन प्लेइंग इन स्विंगिंग बॉल्स, तो आपका क्या सजेशन है? ओके, आपको आपका इन स्विंगिंग का डिफिकल्टी हो सकता है इसके लिए क्योंकि आपका हेड फॉल होता होगा। एक पॉसिबिलिटी है हेड फॉल होने का। हेड फॉल होने का एक बड़ा रीजन है आपका स्ट्रॉन्ग बॉटम एंड। ये होता है जब आप स्ट्रॉन्ग बॉटम एंड खेलते हो, तो स्ट्रॉन्ग बॉटम एंड की वजह से हेड फॉल होने के ब्राइट चांसेस रहते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉटम एंड को, अगर आप थोड़ा टॉप एंड, क्रिकेट एक गेम ही पूरा टॉप एंड का है, एक्सेप्ट फॉर 2 शॉट्स मैं मानता हूं, जो कट एंड पुल, बाकी सारे जो इन स्विंग आप बोल रहे हो, जबकि स्विंग यानी बॉल आगे आना, तो आगे आना यानी टॉप हैंड का गेम होना चाहिए। अगर आपका टॉप हैंड अगर आपका आएगा तो ऑटोमेटिकली बैट स्ट्रेट आने के चांसेस है। जब बॉटम हैंड से आप खेलोगे तो गैप आएगा, और गैप होने की वजह से आपको इन स्विंग का प्रॉब्लम होता है, या तो लेग बिफोर या बोल्ड। जब आप टॉप हैंड से खेलोगे तो आपका बैट सीधा आएगा, और सीधा आने के बाद आप बॉल को खेल सकते हो। और उसका दूसरा एडवांटेज है कि आप फॉलोअर भी नहीं होंगे, हेड फॉल भी नहीं होगा। तो इसके लिए आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, इन स्विंग का नेट्स में प्रैक्टिस कीजिए, किसी को बॉल के या पैर पे बॉलिंग डाल के, या प्लास्टिक बॉल से जो बॉल स्विंग होता है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, एंड मेक श्योर कि आप टॉप हैंड यूज करें। ओके, और लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट इज मेंटल प्रिपरेशन बिफोर मैच? नाम ने ये सनराइज लिखा है। मैच के पहले अगर आप ये कर रहे हो तो मेंटल प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि आपने जो भी प्रैक्टिस किया मैच के लिए, ये मैच के लिए या कोई भी मैच के लिए, आपका मेंटल प्रिपरेशन उस मैच के लिए, मैं कुछ प्रिपेयर नहीं कर रहा हूं, आपका प्रिपरेशन उसके बहुत पहले होता है प्रैक्टिस में, आपका नेक्स्ट में। मान लो आपका एक अच्छा मैच है, एक मान लो स्टेट का मैच है, और स्टेट का मैच खेल रहे हैं, और आपको 10-15 दिन का आपको टाइम मिल रहा है प्रैक्टिस करने को, तो आप 10-15 दिन ऐसे प्रैक्टिस कीजिए कि हर सेशन, हर बॉल आपका मैच खेल रहे हो आप। और उसमें जो सिचुएशन आएगा, फास्ट बॉलर है तो आप उसको मैच सिमुलेशन में लेके जाओ कि आप 3 स्लिप लगा है, गली लगा हुआ है, शॉर्ट लेग लगा हुआ है। आप इमेजिन करो, स्पिनर है तो स्पिनर को क्या है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो उसको स्लिप ऑन लगा हुआ है, स्लिप गली लगा हुआ है, और स्पिनर को ये शॉर्ट लेग लगा हुआ है। और ये एज्यूम करो, और आप मैच में खेलो, प्रैक्टिस में खेलो, और मैच जैसे प्रैक्टिस करो। उस नेट में आप एक बॉल भी बीट नहीं होना, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ये टारगेट उस दिन जब आप अचीव करोगे तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये होगा आपका प्रिपरेशन। जिस दिन आप ऐसे प्रिपेयर करके, आप जब वेल प्रिपेयर्ड होगे, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होगे कि मेरा प्रिपरेशन बहुत सही हुआ है। अब कल जाके मैच में कोई अलग प्रिपरेशन नहीं करना है, आपने जो पढ़ाई की है वही पढ़ाई पे रहना है। जैसे आप एग्जाम में जाते हो, जो लड़का बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, पूरे साल भर अच्छा पढ़ाई करता है, उसको कभी डर नहीं लगता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आई एम रेडी। जो पढ़ाई नहीं करता है उसको डर लगता है, यार कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए आपका प्रिपरेशन ये मैच के पहले, बहुत पहले से चालू होता है। आप प्रिपेयर नेट में करो, नेट का प्रिपरेशन बहुत सीरियस रखो, और उसके बाद आप रिलैक्स रहो। मैच के पहले दिन आप रिलैक्स रहो, म्यूजिक सुनो, रिलैक्स रहो,
वहां पे अगर आप ज्यादा प्रिपेयर करने लगोगे तो आप प्रेशर डालोगे नेक्स्ट मैच में, नेक्स्ट डे आप ज्यादा आपके खुद के ऊपर प्रेशर डालोगे, और ये प्रेशर डालना नहीं चाहिए। आप जितने रिलैक्स रहोगे, मैच के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। अपोनेंट्स है, अपोनेंट है तो हम बहुत सोचते हैं यार वो स्ट्रांग अपोनेंट है, वो है, ये है। अगर आपने किसी अपोनेंट को देखा, इंडिविजुअल प्लेयर को देखा, ये देख के अगर आप ये करोगे, रादर ये सोचो अपोनेंट में है तो बॉलर है तो कौन बॉलर है। अगर मान लो आप पयाडे के अगेंस्ट मैच खेल रहे हो, तो पयाडे का कौन बॉलर है, मुंबई रणजी ट्रॉफी का एक आधा बॉलर है, मान लो एक तुषार देशपांडे है, तो तुषार देशपांडे का अगेंस्ट आप खेल रहे हो, तो तुषार देशपांडे क्या टाइप का बॉलर है, इस पे थोड़ा आप प्रिपेयर करो। तुषार देशपांडे हिट द डेक वाला है, तुषार देशपांडे 140 वाला है, तो 140 और 125 का जो प्लेयर होगा, बॉलर होगा, उसके जो बैट स्पीड होता है, वो बैट स्पीड किस तरीके से आना चाहिए। अगर आप ये प्रिपेयर करो कि 125 वाले के बैट स्पीड थोड़ा कम आ सकता है, तो उसको खेल सकते हैं आप। लेकिन तुषार देशपांडे अगर 140 वाला और उसी स्पीड से आप गए तो आप बोल्ड भी हो सकते हो। तो ये सारा प्रिपरेशन आप करना चाहिए, बॉलर टू बॉलर कैसे खेलना चाहिए, विकेट कहां पे खेल रहे हैं आप, आपको टर्निंग ट्रैक मिल रहा है तो टर्निंग ट्रैक का थोड़ा प्रिपरेशन, ये मेंटल प्रिपरेशन कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब करने से भी बेटर है आप नेट में एवरी डे ये जो बॉलर आपको मिलते हैं, फास्ट बॉलर, स्पिनर जो मिलते हैं, उसको आप कितने सीरियसली खेलते हो, उसके ऊपर आपका सक्सेस है। सक्सेस आपका एक दिन में नहीं है, सक्सेस आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, आपकी मेहनत के ऊपर आपका सक्सेस है। राइट राइट। ओके सर, विदर्भ क्रिकेट, तो आप जब साइन किया थे विदर्भ के लिए, जो जूनियर क्रिकेट के लिए आपने साइन किया था, आपको क्या डिफरेंस लगा था वो टाइम में और अभी के इसमें? जब 2009 में विदर्भ साइन किया था, तब मैं विदर्भ रेसिडेंशियल क्रिकेट एकेडमी का बैटिंग कोच, विकेट कीपिंग कोच एंड अंडर 19 स्टेट टीम का कोच मुझे अपॉइंट किया था। लेकिन वहां पे जाने के बाद मैं 2.5 ईयर्स था, वो 2 ईयर्स में मुझे उन्होंने ऐसा घुमाया, घुमाया ने अच्छे सेंस से बोल रहा हूँ, पॉजिटिव सेंस से ऐसा घुमाया कि मैंने अंडर 13 रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सेंट्रल जोन, सब कुछ किया वहां पे। ये इसका रिजल्ट ये बोलता है, इसका ये पॉजिटिव साइड से बोलता है कि मैंने काम अच्छा किया, तभी तो उन्होंने मेरे को इतना घुमाया होगा कि ये आदमी को रणजी ट्रॉफी भी देते हैं, रणजी ट्रॉफी में भी अच्छा किया है। 19 हम लोग चैंपियन हुए थे, सेमीफाइनल में वनडे में गए थे। वो रणजी ट्रॉफी, वनडे और T20 में तो वो लोग जब से स्टार्ट हुआ था T20 तब से एक भी मैच जीते नहीं थे, रिकॉर्ड वाज ब्लैंक, 0। और मैं जब टीम लेके गया तो मुझे एक प्लेयर ने मुझे बोला भी था, फॉर्मर प्लेयर ने, कि सुलक्षण अगर चारों मैच हार गए तो बुरा नहीं मानना, नर्वस नहीं होना, क्योंकि अपने को रणजी ट्रॉफी पे फोकस करना है, तो तू बुरा नहीं मानना क्योंकि इसके पहले का रिकॉर्ड 0 है। तो मैंने तब उनको बोला था प्लेयर को कि मैं थोड़ा ये रिकॉर्ड ना इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं, और वहां पे हम लोग चैंपियन होके आए। तो ये हाँ, हम लोग चैंपियन होके आए, तो बहुत खुश भी हुए। तो ये था उस टाइम का ये, लेकिन उस टाइम बहुत शुरुआत था, और हम लोग उनको यही बोलते थे कि माइंड सेट क्या है, आपको विनिंग फॉर्मूला क्या होता है, उनके माइंड के साथ हम लोग बहुत खेलते थे, उनको बताना, उनको सिखाना माइंड के साथ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मुंबई एंड अदर्स। तो उनको एक डायलॉग में हमेशा मारता था, और वो डायलॉग मैंने वो जहन में डाल दिया था कि आज वो प्लेयर ही वो डायलॉग मारते। और वो मैंने डायलॉग ऑफिशियल्स के साथ, जो प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी थे, उनको भी बताया था। ये डायलॉग ऐसा था कि इफ मुंबई विंस, नो न्यूज, इफ मुंबई विंस, नो न्यूज, इफ दे लूज, इट्स अ बिग न्यूज, एंड फॉर यू इफ यू लूज इट्स नो न्यूज, बट इफ यू विन इट्स अ ग्रेट न्यूज। तो वो उनको लगा, अरे यार, ये बोला उसका, आप हारते हो तो न्यूज ही नहीं है, वो तो रेगुलर हारते हैं, आप जीतेंगे तो न्यूज होती है। तो आज वो उल्टा हो गया है, आज उल्टा हो गया है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको वही बताता कि आपका माइंड सेट, प्लेयर वही है, टैलेंट भी वही है, सामने वाला भी वही है, उनका कलर भी वही है, सामने वाले का भी, अपोजिशन का, तो आप डरते क्यों हो, डरते क्यों हो? मैच जीतने को, मैच शुरू होने के पहले आप या तो हारते हो या जीतते हो, मेरा ये माइंडसेट, मेरे फिलोसॉफी है। आप मैच खेलने के पहले जीतते हो या हारते हो, माइंड से। अगर बोलोगे जीतना है तो जीतना है, हार गए माइंड से तो हार गए, फिर वो जो 3 दिन दिखता है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, हम लोग हार गए।
इसमें मैंने एक आपको एग्जांपल देता हूँ कौस्तुभ। एक मैच था मुंबई वर्सेस महाराष्ट्र। सामने वाला कोच था चंद्रकांत पंडित महाराष्ट्र का, और मैं मुंबई का कोच अजिंक्य रहाणे कैप्टन अंडर 19। तो 19 में। सामने वाले अंडर 19, तो सामने वाले टीम में भी 3-4 प्लेयर मेरे खास मेरे स्टूडेंट थे जो मुझे मिलते थे तभी। तो शाम को मीटिंग होने के बाद उन्होंने बताया, हम लोग दोनों एक ही होटल में रहते थे जमशेदपुर में। तो बताया, बोला सर, बोला आज हमारी मीटिंग हुई तो सर ने क्या बोला मालूम है? बोला ये कल जो आप मैच खेल रहे हैं ना मुंबई वर्सेस महाराष्ट्र, ये आप लोग मैच नहीं खेल रहे। तो एक लड़के ने पूछा, मेरे कौन मैच खेल रहा है? बोला हम लोग दोनों मैच खेल रहे हैं। तो जिसका दिमाग ज्यादा चलेगा वो मैच जीतेगा। और आपको मैं कौस्तुभ में बताता हूँ कि वो मैच हम लोग हार गए, मुंबई फर्स्ट इनिंग हार गए। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि मुंबई ड्रेसिंग रूम जब हारते हैं तो कैसा होता है, मायूस रहते हैं थोड़े, यस अपसेट होते हैं। मुंबई ही ड्रेसिंग रूम है कि मुंबई जब हारती है तो दो चीजें होती है। एक मायूसी होती है तब थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद एक गुस्सा आता है, गुस्सा फॉर नेक्स्ट के लिए। ये दोनों चीज हो गया, मैच खत्म हो गया और उनके ड्रेसिंग रूम में गया मैं और नॉक करके बोला कि कोच मे आई कम इन। तो सामने बैठे थे, बिल्कुल डोर के सामने बैठे थे और सबको कुछ अवार्ड दे रहे थे, मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, सबको अवार्ड दे रहे थे। तो बोला यस कम इन। तो मैंने सबको कांग्रेट्स किया, पूरे टीम को कांग्रेट्स किया और फिर कोच को बोला कांग्रेचुलेशन, बोला गुड गुड विन। एंड जस्ट जाते वक्त मैंने उनको बोला कि कोच, बोला होपफुली सी यू इन द फाइनल्स, होपफुली सी यू इन द फाइनल्स। तो वो मेरे को बोलता है कि बहुत गिरे तो भी टांग ऊपर है तू, यानी जीटीओ जो अपने मराठी में बोलते हैं, जीटीओ, गिरे तो भी टांग ऊपर। बोला जीते हम हारे तुम, और मेरे को बोलता है कि होपफुली सी यू इन द फाइनल्स। तो मेरा रिप्लाई ऐसा था कि क्या मालूम है कोच, मुझे ना मेरे टीम पे कॉन्फिडेंस है कि मेरी टीम फाइनल में आएगी। मैं विश करता हूं कि महाराष्ट्र फाइनल में आए और हम लोग दोनों फाइनल खेले। तो वो जो कॉन्फिडेंस था तो वही हुआ, हम लोग फाइनल में आए। वो लोग लीग में क्वालिफाई नहीं किए, लेकिन फाइनल हम लोग जीते, हम लोग फाइनल जीते, अंडर 19 फाइनल जीते, और वो फाइनल भी ऐसे जीते, फिर से बोलता हूं कि कॉन्फिडेंस, अपने एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस, हारना नहीं, लास्ट तक छोड़ना नहीं, वो है वो ये मैच था। वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच इनके करियर में। धवल कुलकर्णी आपको बोलेंगे, धवल कुलकर्णी, आदित्य तरे, इकबाल अब्दुल्ला, काफी लोग थे उसमें, ओमकार गुरव। जो हम लोग मुंबई 188 ऑल आउट हुआ और उनका 180 फॉर 5 था। फिर अभिनव मुकुंद वॉज बैटिंग ऑन 80 और धवल का 6 ओवर का स्पेल हो गया था, 5-6 ओवर का स्पेल हुआ था और वो स्वेटर लेके फाइन लेग जा रहा था। तो उतने में मैंने देखा कि यार, बोला ये फाइन लेग, यानी उसको जा रहा है फाइन लेग में धवल कुलकर्णी। और मुझे कहीं तो एक लगा कि बॉल थोड़ा नीचे रह रहा है, एक आधा 1%, एक आधा विकेट अगर मिला तो यू नेवर नो, 8 रन में कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो मैंने वहां से मैसेज दिया कि अजिंक्य को बोल धवल को 1 ओवर डालने को, और दूसरा मैसेज ये था कि 8 रन तक धवल को बॉलिंग करने को लगाना, 8 रन तक। 8 रन होने के बाद तेरे को जिसको देना है दे। तो अभी भी मैच चालू है। तो धवल ने फिर स्वेटर निकाला, फिर बॉलिंग किया और उसने अभिनव मुकुंद को आउट किया 80 पे। तो 180 फॉर 6। सामने से डाल रहा था इकबाल अब्दुल्ला, तो उसको फिर मेरे को मैसेज देना पड़ा कि यार इकबाल, किसी भी हालत में मेडन ओवर डालने की कोशिश कर, कुछ करना नहीं, मेडन ओवर डाल। तो उस ओवर में 3 रन गए और एक रनआउट हुआ, 183 फॉर 7। धवल ने यहां पे 2 विकेट निकाले, फिर 2 रन, और हम लोग 5 रन से मैच जीते, या 3 रन से मैच जीते हम लोग। 185 तमिलनाडु ऑल आउट, और हम लोग 3 रन से फर्स्ट इनिंग में जीते। सेकंड इनिंग तो पता है मुंबई तो छोड़ती नहीं है, 1.25 दिन हम लोग बैटिंग किया। नेक्स्ट 4 डे का मैच था, हम लोग जीते और वो ट्रॉफी जीते। कहने का मतलब ये है कि मुंबई कभी छोड़ती नहीं है, कम वॉट में। तो वो एटीट्यूड है। तो वो उनको मैं विदर्भा, हाँ सर बोलिए। विदर्भा क्रिकेट को, विदर्भा टीम को, वो जब यंग थे अंडर 19 के इसमें, तो उनको मैं बता रहा था कि उस टाइम पे क्या माइंड सेट होता है, क्या चीज है, वो कौन सी चीज है जो रणजी ट्रॉफी या अंडर 19 या आपको जीतने के लिए वो कौन सी चीज लगती है, वो चीज उनको, यानी उनको फर्टिलाइजर, थोड़ा सा दवा पानी, वो उनका देने का मैंने उस टाइम काम किया था। तो वही प्लेयर है। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आज रणजी ट्रॉफी जीतने वाले टीम में 15 में 9 प्लेयर उसी एकेडमी के प्लेयर है। राइट, इट वाज अ गुड इन्वेस्टमेंट।
यस। लास्ट क्वेश्चन आज का। आपने देखे हुए बेस्ट इनिंग और बेस्ट स्पेल कौन से है? ओ माय गॉड, बहुत कौस्तुभ, सारे। गहन प्रश्न विचारलाय तू. एवढ्या इनिंग आहेत की म्हणजे सांगता येणार नाही. म्हणजे तुझी एक 161 ची इनिंग, आपका आपका 161 का इनिंग एट इंदौर ऑन अ सीमिंग विकेट, वो कंडीशन में मैच विनिंग इनिंग 161 ऑन अ सीमिंग ट्रैक, वो वन ऑफ द ग्रेट इनिंग था. उसके बाद कितने इनिंग, यानी मैं किसको वो करूं कि एक को पकड़ बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है. वासिम जाफर के नंबर ऑफ इनिंग्स. वासिम यस। जाफर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ मुंबई. उसके नंबर ऑफ इनिंग्स, यानी नंबर ऑफ इनिंग इसके लिए बोलता हूं कि ओपनिंग बैट्समैन के लिए सबसे टफेस्ट अगर जॉब होगा तो ओपनिंग बैट्समैन का होगा, क्योंकि उसको वो न्यू बॉल देखना है, वो टर्फ सीम देखना है, बाउंस देखना है, और उस पर वो मास्टर था हाउ टू बिल्ड एन इनिंग. इसका अगर पूरा इंस्टीट्यूशन होगा तो वो वासिम जाफर होगा. तो वो मैंने काफी उसके इनिंग देखे. फिर सचिन तेंदुलकर के तो यानी क्या बता सकता हूं मैं. 5 नंबर था, फिर हमने शिफ्ट किया, सचिन 4 नंबर, मैं 5 नंबर. तो उसका फर्स्ट मैच का डेब्यू 100, एंड उसका आफ्टर 24 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट उसका लास्ट इनिंग, वो भी मैच तो खेला था उसको एट लाहली. उस इनिंग का जो 80 वाला जो नॉट था उसका, नॉट आउट 80 ऑन दैट ट्रैक, वो वाला इनिंग. सचिन का एक 233 नॉट आउट अगेंस्ट तमिलनाडु और सिंगल हैंडेडली मैच जिता के देना, वो इनिंग. तो बहुत सारे इनिंग है, बहुत सारे, यानी उसको काउंटलेस इनिंग, एक इनिंग में बोल नहीं सकता हूँ. एंड बॉलिंग में? बहुत सारे इनिंग. बॉलिंग में भी स्पेल्स, कौस्तुभ, स्पेल्स. विकेट में किसी ने 4-5 खोल दिया और मैच टर्न किया पूरा ऐसा. धवल कुलकर्णी अंडर 19, धवल कुलकर्णी यही मैच, सेम मैच फाइनल अगेंस्ट तमिलनाडु, 8 विकेट्स सिंगल हैंडेडली मैच जीता. 8 विकेट्स 40+ विकेट्स इन द टूर्नामेंट, सिंगल हैंडेडली. ग्रेट स्पेल, सिंगल हैंडेडली टूर्नामेंट जिता के देना. धवल कुलकर्णी रणजी ट्रॉफी 5 विकेट्स वाला बॉलर. अजित आगरकर, ग्रेट स्पेल्स. अजित आगरकर, एबी कुर्विला, ग्रेट स्पेल्स. एबी कुर्विला, पारस मामरे, मनीष पटेल वॉज माई वन ऑफ द फेवरेट बॉलर, ऑल टाइम फेवरेट बॉलर मनीष पटेल, ग्रेट स्पेल्स. देन ये सारे स्पिनर्स. नीलेश कुलकर्णी को खास करके बोलूंगा मैं, नीलेश कुलकर्णी को हैट्स ऑफ. एक स्पेल ऐसा भी हो सकता है कि ऑन अ टर्निंग ट्रैक बहुत लोगों ने विकेट निकाले, बहुत लोगों ने, लेकिन ऑन अ फ्लैटेस्ट विकेट रणजी ट्रॉफी फाइनल जहां पे प्रेशर है, वहां पे एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी वर्क करके ओवर द विकेट वाला स्ट्रेटेजी, और वो ओवर द विकेट वाला स्ट्रेटेजी अराउंड 40 ओवर्स उसने नॉन स्टॉप डाला. और उस 40 ओवर्स नॉन स्टॉप विथ कंसेक्यूटिव 40 ओवर्स, न्यू बॉल, ओल्ड बॉल, न्यू बॉल सब, और वहां पे वो टैक्टिक्स करके उस फ्लैट विकेट पे मुंबई रणजी ट्रॉफी जीतना अगेंस्ट दिल्ली टॉप टीम. वो स्पेल, और उस स्पेल का उसका एनालिसिस था 76 ओवर, फाइट फॉर 112. दैट वाज अमेजिंग, अनबिलीवेबल. यानी इस स्पेल से वो इंडिया खेला फिर. तो ऐसे बहुत सारे स्पेल्स है, यानी एक स्पेल को बोल नहीं सकता हूं कि किसी ने ये किया. तो बहुत सारे स्पेल्स है, ये मेमोरीज है. ओके सर, हम यहाँ ही रुकते हैं क्योंकि अगर बात करते रहेंगे तो पूरा दिन भी कम पड़ जाए हमें. इट वॉज अ वंडरफुल लाइव सेशन, और होप व्यूवर्स को तो मजा आया रहेगा ही. आपको रणजी ट्रॉफी या फिर इंटरनेशनल जो भी स्टोरीज एक एक आपको मिले हैं, और जरूर आपको ये एक्सपीरियंस काम में आएगा आपके क्रिकेट के, और जो भी क्वेश्चंस के सर ने जो जवाब दिए वो आपको क्रिकेट में काम में आएगा. अगेन सर, थैंक्स फॉर कमिंग, और ऐसे ही आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे. और आपके साथ कौस्तुभ, आपके साथ आशीर्वाद, आपको आशीर्वाद हमारा हमेशा है, बचपन से आशीर्वाद है. पहली बात तो मुझे फिर से बुलाया, ये बहुत अच्छा मुझे लगा. सारे व्यूअर्स के भी क्वेश्चंस, आपने भी जो क्वेश्चंस पूछे उसका जवाब देने में मुझे भी अच्छा लगा. क्रिकेट के लिए अगर कुछ हेल्प हो सकता है, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय एनी मीन, बाय कोचिंग, या अभी आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर देके अगर किसी का भला होता है, किसी को कुछ फायदा होता है, तो ऑलवेज ये मैं
हमारे गुरु से सीखा, आपको आप गिव हमेशा करते रहो, टेक का ज्यादा मत सोचो। तो आप देते रहो, आपको मिलते रहेगा। और मिलने की आप अपेक्षा नहीं करना, आप देते रहो। तो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैंने शेयर किया, मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया। और हमेशा कभी भी आपको अगर आपको लगे फ्यूचर में भी, तो जरूर आप बोलना। फिर से इसी प्रोग्राम में अगर आपको बुलाना है, फिर से मैं आ सकता हूँ। तो मोस्ट वेलकम एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक्स व्यूवर्स फॉर कमिंग लाइव। आज मैंने देखा है बहुत लोग कंटिन्यूस इतने टाइम के लिए थे, तो एक ग्रेट सेशन था। मतलब सब लोग को इंटरेस्ट था कि कुछ ना कुछ नया सीखने मिल रहा है और कुछ नया स्टोरी जो उन्होंने कभी सुना नहीं था, इवन मैंने नहीं सुना था। थैंक्स यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, प्लेजर।